गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अमित बछवा ट्रेनिंग फोरम। यहां से अपने लोग आज लाइव मैराथन क्लासेस चलेंगी आपका इको का। इट्स अ टाइप ऑफ टेस्ट मैच प्लेड इन टर्म्स ऑफ अ रेट ऑफ T20 मैच। वी विल स्टार्ट विथ, सिंस इट्स ए मैराथन रिवीजन, अपने लोग क्या सोच के रखे हैं कि विल स्टार्ट विथ चैप्टर 2। चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 3, चैप्टर 4 जितना हो सकता है वहां तक अपने लोग आज जाएंगे, फिर एक क्लास में और लेंगे, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट ए 30 क्लास या 28 क्लास या 25 क्लासेस कैन बी कंक्लूडेड इन ए सिंगल क्लास। इट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। आप लोग भी थक जाओगे सुनते सुनते, बोलेगा ये पगला बैठ के बके जा रहा है, कैसे हो सकता है। इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज it's very difficult to stay concentrate for such a long hours of time. Anyway, still we start again with chapter 2, then we move to chapter 3, then we move to chapter 4. उसके बाद 5 और 1 करेगा। The issues of starting with chapter 2, 3 and 4 is our 50% से ज़्यादा weightage comes from these 3 chapters. So we intend doing out chapter 2 के साथ में start करने वाले हैं। If you look on the screen, we started with demand and supply. यहाँ पे we have given out what is the meaning of demand. The main word is purchasing power or ability to pay, willingness to pay. That is the most important word. यानी कि willingness to pay खाली होने से नहीं होगा, you have to have ability to pay. That means you have a purchasing power. Your desire is backed by purchasing power. That's called basically the मीनिंग ऑफ डिमांड। यहां से स्टार्ट किए थे अपने लोग। एनीवे, इसके बाद अपने लोग देख रहे हैं कि डिमांड कौन कौन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। जहां अपने लोग बोले थे प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सी ऑन द स्क्रीन, प्राइस ऑफ डिफरेंट रिलेटेड कमोडिटीज। उसके बाद कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस, अदर फैक्टर्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, दीज आर बेसिकली डिटर्मिनेंट्स। बिफोर वी गो टू द डिटर्मिनेंट्स, एक चीज क्लियर कर देना है, क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड में क्या अंतर है। क्वांटिटी डिमांडेड मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस में आप कितना डिमांड कर रहे हो, और डिमांड वर्ड का वर्चुअल मीनिंग इज कि डिफरेंट प्राइसेस में आप क्या क्या क्वांटिटीज डिमांड कर रहे हो। यानी कि सीधा बात है, कोई अपने तरीके से याद रखने की कोशिश करेगा, एक डिमांड शेड्यूल जहां पे तुम डिफरेंट प्राइसेस के अगेंस्ट में डिफरेंट क्वांटिटीज को लिख रहे हो, तो दैट इज ए डिमांड। बट क्वांटिटी डिमांडेड मतलब उस शेड्यूल का एक पर्टिकुलर प्राइस में आप कितना यूनिट्स ऑफ द गुड डिमांड कर रहे हो। एनीवे, तो अपने लोग देखते हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कौन कौन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक बार एट ए ग्लांस सारे फैक्टर्स को एक बार देख लेते हैं। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि दो गुड्स, सब्स्टिट्यूट, कंप्लीमेंट्स। उसके बाद इनकम ऑफ द कंज्यूमर, वहां अपने लोग 3 क्लासिफिकेशन किए थे, नॉर्मल गुड, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ और इंफीरियर गुड, किस तरह से इनकम के साथ रिलेटेड है। याद रखना है कि नॉर्मल गुड के समय इनकम के साथ डिमांड का रिलेशन ऑलवेज अपवर्ड राइजिंग। इन केस ऑफ बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, इनिशियली अपने लोग देखते हैं कि इनकम अगर इंक्रीज करेगा तो थोड़ा सा डिमांड उसका कांस्टेंट रह जाएगा, बाद में आफ्टर इंक्रीजिंग अ बिट। नेक्स्ट इज इंफीरियर गुड केस में, जब इनकम इंक्रीज करेगा आपका डिमांड इनिशियली इंक्रीज करेगा, किंतु बाद में द demand will fall. That means that is the feature कि as income goes on continuously increasing, then inferior goods का demand virtually decreases. ये होता है। इसके बाद taste and preferences, demonstration और bandwagon effect भी एक तो बोले थे। demonstration मतलब it's a type of after looking at the demonstration of a salesman, I felt attracted to purchase a commodity. इसका मतलब my individual demand is influenced. किंतु bandwagon मतलब जब सारे इंसान डिमांड कर रहा है, उसका देखा देखी हम भी डिमांड किए, then that is called the bandwagon effect. Anyway, इसके बाद आते हैं, देखो on the screen, snob effect, Veblen effect. What is this two? Snob effect मतलब basically when a good is demanded, looking after the status of the individual. That means possessing some good increases the social prestige of the consumer. In that case, it's called a snob effect. In fact, this also becomes a exception to the law of demand. अब इसके बाद Veblen effect. Veblen effect मतलब it's a case of quality price relation. Quality price relation मतलब
प्राइस अगर इंक्रीज करते हैं तो कंज्यूमर कभी कभी ऐसा फीलिंग होता है कंज्यूमर में कि उसका क्वालिटी भी, गुड्स का क्वालिटी भी इंक्रीज कर गया, तो दिस virtually leads to higher units demanded for that particular good for a particular consumer who is of that type of mentality कि अगर उसका प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो he is feeling that he may be demanding or thinking that the quality of the good has increased. That's called Veblen effect. Consumers expectation, प्राइस एक्सपेक्टेशन के ऊपर भी डिपेंड करते हैं. इसके बाद अपने लोग देखे थे अदर फैक्टर्स बोल के है, किंतु अदर फैक्टर्स मतलब इट्स इंक्लूड्स द मार्केट डिमांड का पार्ट. मार्केट डिमांड में अपने लोग देखे थे द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज साइज ऑफ द पॉपुलेशन. उसके बाद है कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, दैट मींस डिवाइडिंग द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज, रिलीजन एक्सेट्रा. इसके बाद अपने लोग देखे लेवल ऑफ, जो यहां लिखा हुआ है लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन. लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इफ इनकम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इफ इनकम इज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इस सिचुएशन पे आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाई है कि लो है, उसके ऊपर बेस करके आपका क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा. इफ एमपीसी इज हाई then quantity demanded in the market is expected to high. If MPC is low, then quantity demanded is expected to be low. Generally, MPC high होता है when income gets equally distributed, but MPC generally low होता है when income gets unequally distributed. इसके बाद वाला पॉइंट था मार्केट डिमांड का कि कंज्यूमर का क्रेडिट फैसिलिटी और इंटरेस्ट रेट्स, अगर इजी क्रेडिट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है तो मार्केट डिमांड हाई भी हो सकता है. अपार्ट फ्रॉम दिस फैक्टर्स वी हैव मेनी अदर फैक्टर्स जिसके ऊपर भी डिमांड डिपेंड करता है. वो है गवर्नमेंट का टैक्स, subsidy policy, business conditions in the country. If the business conditions is good, then people will have employment and they will have income in their pocket. They can demand more quantities. Similarly, wealth, socio-economic classes, group, level of education, marital status of the people, weather conditions भी demand को influence करते हैं. इसके बाद salesmanship, advertisement, habits of the consumers, customs and conventions. All these factors influence the market demand for commodity. नाम याद रखना है ये सारे अदर फैक्टर्स का, क्योंकि सपोज मान लेते हैं एमसीक्यू आएगा तो कोई एक पर्टिकुलर फैक्टर का नाम बताया, यू नीड टू आइडेंटिफाई वेदर दिस फैक्टर इज अफेक्टिंग द डिमांड और इज अफेक्टिंग द सप्लाई. उसके हिसाब से डिमांड कब शिफ्ट करेगा कि सप्लाई कब शिफ्ट करेगा, वी हैव टू जज इट आउट. कुछ कुछ पॉइंट्स देखेगा सिमिलर है तो तुम लोग क्या करोगे, डिमांड और सप्लाई डिटर्मिनेंट्स में जो जो पॉइंट सिमिलर है, जैसे मेरे को जस्ट नाउ जो याद आ रहा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड या प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, ये एक सिमिलर पॉइंट है. वेदर कंडीशंस, ज्योग्राफिकल कंडीशंस, नेचुरल फैक्टर्स, ये भी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है, डिमांड को भी इन्फ्लुएंस करते हैं. तो ये इसका अपने लोग एक पॉइंट नोटिंग करके रखेगा एग्जाम्स के पहले, मेरे को दिमाग में रखना है. ओ अच्छा, ये डिमांड को भी इन्फ्लुएंस करता है, ये सप्लाई को भी इन्फ्लुएंस करता है. तो दीज आर द फैक्टर्स व्हाट वी शुड कंसिडर इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, बिफोर कमिंग इनटू द एक्सेप्शंस टू द डिमांड जो अपने लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, वी फर्स्ट कम इनटू, इसके बाद अपने लोग डिमांड के कुछ पॉइंट स्किप किए. तुम लोग के सामने ना जब आज का ये मैराथन रिवीजन क्लास का पॉइंट्स आप लोग पोप अप करके चलेंगे पार्ट बाय पार्ट एज टाइम प्रोसीड्स, तो तुम लोग के पास अपने क्लास वर्क कॉपी व्हेन यू हैव नोटेड समथिंग आउट, आपके पास आईसीआई का मैट प्लस एबीटीएफ का मैट सब सामने में रहना चाहिए, सो दैट यू कैन गो इनटू द रेफरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स. ये डिमांड डिटर्मिनेंट्स बनने के बाद देखेगा अपने लोग पढ़े थे डिमांड फंक्शन, मतलब एक मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स, इंडिविजुअल प्लस मार्केट. जब फंक्शनल फॉर्म में स्टेट करते हैं देन इट इज कॉल्ड अ डिमांड फंक्शन. नेक्स्ट वी स्टेटेड लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड को अपने लोग एक्सप्लेन किए थे डिमांड शेड्यूल से, डिमांड कर्व से. In the law of demand, we have stated out certain basic assumptions, जिस assumptions के ऊपर बेस करके law of demand explain किया गया था, जिसमें से कुछ अपने लोग को definitely बहुत ही पुराना है, तुम लोग बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, we have remembered each and every one of them. We skip out this portion because they are not so difficult. अपने लोग इसके बाद देखे थे मार्केट डिमांड शेड्यूल, यानी कि मार्केट डिमांड किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड से हॉरिजॉन्टली ऐड करके वो डिटरमाइन किए थे. और अपने लोग ये भी डिटरमाइन किए थे कि मार्केट का जो डिमांड कर्व बनता है वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व से
फ्लैटर होता है, इट्स फ्लैटर देन द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब ये बनते हैं व्हाई द मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर देन द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इसका सवाल ये है कि मार्केट डिमांड अगर चेंज करता है तो इट चेंजेस एट ए वी वुड से हायर रेट देन द रेट ऑफ चेंज इन द इंडिविजुअल डिमांड, बिकॉज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट करता है मार्केट का डिमांड में। तो अगर प्राइस थोड़ा सा घटा, सपोज से प्राइस 5 रुपया से 4 रुपया हो गया, तो पहला इंडिविजुअल कुछ घटाएगा, सॉरी ज्यादा इंक्रीज करेगा, सेकंड इंडिविजुअल भी ज्यादा इंक्रीज करेगा, थर्ड भी इंक्रीज करेगा, ऐसा करके अगर 3 इंडिविजुअल है तो मार्केट का इंक्रीज किंतु पहला दूसरा तीसरा तीनों से इन्फ्लुएंस्ड हुआ, तो मार्केट का डिमांड किंतु इंडिविजुअल का डिमांड से ज्यादा रेट से चेंज होगा। दैट्स व्हाई द मार्केट डिमांड कर्व इज मोर फ्लैटर देन द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब बनता है व्हाई द मार्केट डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसका बहुत सारे रीजंस बताए थे अपने लोग का, बेसिकली 5 रीजंस बताया हुआ था। एक था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सेकंड था प्राइस इफेक्ट व्हिच वाज अगेन डिकम्पोज्ड इनटू 2 इफेक्ट्स। टेल मी द नेम्स। यस करेक्ट, दैट इज इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स। ये 2 इफेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड था। दैट मींस प्राइस इफेक्ट वाज डिकम्पोज्ड इनटू 2 इफेक्ट्स, एक इनकम इफेक्ट और एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कम नेक्स्ट, इसके बाद buyers, new buyers comes into the market, consumers discovers new uses of the product, जिसके चलते भी अगर प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ सकता है या वाइस वर्सा। दैट इज द रीजंस व्हाई द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस पोर्शन सिंपल्स था, उसके बाद अपने लोग चले थे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। ये एक्सेप्शंस ऑन द स्क्रीन में अपने लोग देख रहे हैं कि दिस आर द फॉलोइंग एक्सेप्शंस, जिसमें से अपने लोग का एक था दिस वाज द गुड, कंस्पिशियस गुड, जिसको अपने लोग स्नॉब गुड, वेबलिन गुड, प्रेस्टीज गुड ऐसा करके बोल सकते। इंडिविजुअल ये सब डिमांड तभी करते हैं जब इंडिविजुअल देखते हैं कि इफ द प्राइस इंक्रीजेस देन दे ट्राई टू डिमांड मोर यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी व्हिच इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा, किंतु एक्सेप्शन तभी होगा जब प्राइस और डिमांड का रिलेशन डायरेक्ट होगी, यानी कि प्राइस अगर इंक्रीज करेगा डिमांड भी इंक्रीज करेगा, और वाइस वर्सा प्राइस अगर डिक्रीज करेगा डिमांड भी डिक्रीज करेगा। ये हो सकता है इन केस ऑफ कंस्पिशियस नेसेसिटीज, यानी कि कंस्पिशियस गुड्स, स्नॉब गुड, वेबलिन इफेक्ट जिसको बोलते हैं, प्रेस्टीज गुड, एक ही टाइप का बात हो गया। यानी कि जैसे प्रेस्टीज गुड मतलब यू कैन से डायमंड, फरारी कार्स, ये तो वही लोग परचेस करते who can afford the goods, because if they purchase the commodity they understand that their social prestige increases, because possessing that good increases the social position of the person. That's why they purchase the good, because its price is high. अगर इसका प्राइस कम होता तो they did not may have purchased the commodity anyway. तो this is the reason. इसके बाद अपने लोग गए थे तो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कोड, देखो राइट वर्ड क्लॉकवाइज अपने लोग मूव कर रहा है, स्क्रीन में जो दिखा रहा है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड में। इफ यू लुक इनटू द सेकंड पार्ट इज गिवन, इट्स गिवन इन द ऑरेंज केसेस। देखो एक बार, गिवन गुड्स, गिवन गुड्स के केस में अपने लोग बताए थे दैट ब्रिटिश एग्जांपल ऑफ ब्रेड, यानी कि ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड बट all inferior goods may not be given. That means आप लोग देख रहे हैं कि given का definition क्या है ना, given is that particular good, given good is that particular good जिसका प्राइस के साथ रिलेशन है, यानी कि प्राइस अगर इंक्रीज करेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज करेगा। बट इंफीरियर गुड का रिलेशन किंतु जनरली होता है इनकम के साथ। इनकम अगर इंक्रीज करेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड अगर घट गया देन इट इज एन इंफीरियर गुड। दैट मींस गिवन गुड्स वो गुड होता है व्हिच कॉन्स्टिट्यूट क्वाइट अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ द कंज्यूमर्स इनकम। दैट मींस कंज्यूमर का 100 रुपया कमाते हैं तो एक पर्टिकुलर गुड में कंज्यूमर 50% से ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं। दैट मींस इट इज consisting of a huge percentage of the consumer's income. The concept given is associated to the poor man. यानी कि in case of a given good, given that Robert Giffen, he noticed out a phenomena जिसके नाम से given good हुआ,
रॉबर्ट गिफन ने नोटिस किया दैट इफ कैसा हो रहा है ना, पुअर पर्सन के लिए if he spends a bulk amount of his income on a particular good, more than 50% say for example on that particular good, then if the price of that good increases, then he has to definitely adjust his demand for other goods. यानी कि other goods को और खरीद नहीं पाएगा तो वो सब goods को उसको डिमांड कम करना पड़ेगा और डेफिनेटली इस गुड गिवन गुड को उसको ज्यादा लेना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कंपेंसेट, क्योंकि वो इतना मैसिव शेयर उसके इनकम का खा जाता है कि अगर उसका प्राइस बढ़ गया तो उसको वो बर्बाद हो जाएगा. दैट मींस इट्स एप्लीकेबल टू ए केस ऑफ अ पुअर कैटेगरी ऑफ पीपल. Now the question comes, if the price of given decreases, price of the given good decreases, तो कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर देख रहा है मेरे को ये पर्टिकुलर गुड इतना क्वांटिटी तक खरीदने से होगा, अगर उसका प्राइस घट गया तो उसके पास सरप्लस बचेगा कि वो उसको यूज कर सकता है दूसरा सुपीरियर गुड को परचेस करने के लिए. इन दैट ओकेशन ही में रिड्यूस और spend a little less, डिमांड थोड़ा कम करेगा and save that extra money to spend on a different category of good, superior quality का गुड में. इसलिए गिवन गुड का प्राइस कम होने से कंज्यूमर अपना डिमांड थोड़ा सा कम कर देता है because his real income increases with the fall in the price of the good. That means the basic difference between given and inferior is given is the concept of related to price, but inferior is a concept which is related to income. That is the most important point in the फाउंडेशन कोर्सेस. इसके बाद देखेगा इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से भी अपने लोग गिवन और इंफीरियर गुड को एक्सप्लेन कर सकते हैं. दैट इज बियॉन्ड, आई सेड अर्लियर आल्सो इन माय क्लासेस, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द फाउंडेशन सिलेबस. नेक्स्ट कम्स कंस्पिशियस नेसेसिटीज. कंस्पिशियस नेसेसिटीज के भीतर आता है, तुम लोग देखेगा इट कैन बी टेलीविजन सेट, इट कैन बी रेफ्रिजरेटर, इट कैन बी कुकिंग गैस एक्सेट्रा, जो कि अर्बन नेसेसिटीज के भीतर आता है. आजकल देखेगा इसका सारे का प्राइसेस आर राइजिंग बट पीपल आर स्टिल डिमांडिंग दिस कमोडिटीज. इसके बाद आप लोग देखते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइसेस. फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइसेस, अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंक्रीज करेगा देन पीपल विल डेफिनेटली एक्सपेक्ट द डिमांड टू राइज एट current prices because they are expecting that in future the price will increase further. इसके बाद अपने लोग ये assume किए थे कि invalid behavior etc makes law of demand invalid, यानी कि ये सारे factors law of demand को invalid घोषित करता है. Next comes, ये सारे चीज किंतु अपने लोग लॉ ऑफ डिमांड जो पढ़े थे सेटरिस पेरिवस अजम्पशंस में, यानी कि अपने लोग एज्यूम किए थे कि दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स शुड बी रिमेनिंग कांस्टेंट. यानी कि अपने लोग अगर बोल रहे हैं कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन चेंज कर रहा है तो वी आर रिलीजिंग दैट अजम्पशन व्हाइल मेकिंग द लॉ ऑफ डिमांड. दैट मींस लॉ ऑफ डिमांड के समय अपने लोग जो अजम्पशंस लिए थे, अगर वो सारे अजम्पशंस को अपने लोग रिलीज कर देंगे तो लॉ का वैलिडिटी cannot be maintained. That means there can be a direct relation if the assumptions are released. Okay. Similarly comes demand for necessaries जैसे कि food, electricity, water, gas, etc. इस situation में भी अगर price increase करेगा तो इसका quantity demanded expected to be remaining constant. Next comes इसके बाद speculative goods. स्पेकुलेटिव गुड्स, यहां आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं डिमांड फॉर नेसेसरीज भी है, इंपल्स परचेस भी है. इंपल्स परचेस मतलब इट्स बेसिकली अ टाइप ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स व्हिच इज कॉल्ड कंस्पिशियस नेसेसिटीज ऑफ अर्बन लाइफ, जो कि अपने लोग अभी अभी डिस्कस किए. एनीवे, और स्पेकुलेटिव गुड्स में अपने लोग देखते हैं शेयर, स्टॉक्स, ये सब चीज में जिसमें प्राइस अगर इंक्रीज कर रहा है तो पीपल हु आर interested to make some profits, they try to invest more in the share market and try to purchase more units of the share. Also ulta bhi ho sakta hai, share market mein law of demand can also operate because if the share prices fall people may even demand more shares under an expectation कि हम low amount पे investment करके रखा है और जब price बढ़ेगा तो मेरा investment का price बढ़ेगा. तो that can also be done. It depends absolutely on the motive of the person. If the person is new in the market of investments, then he may be considering that if the price increases then he may be demanding more shares under an expectation that if price rises in future they may be gaining subsequently. तो that is the reason out. ये speculative goods में ऐसा बोल सकते हैं. इसके बाद अपने लोग पढ़े थे कि एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने के बाद अपने लोग स्क्रीन में जो देख रहे हैं कि इलास्टिसिटी का कैलकुलेशन आ रहे हैं उस बात में जा रहे हैं. The difference between
चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये खूब इंपॉर्टेंट किंतु ख्याल रखेगा. चेंज इन डिमांड is a concept which is related to shift of the curve, but change in quantity demanded is a concept which is related to movement along the demand curve. ये movement along the demand curve और shift of the curve, basically ये दोनों चीज किंतु geometrical interpretation है. अगर हम एक ही प्राइस पे ज्यादा डिमांड करते हैं देन इट इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड. उस सिचुएशन में अपना डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगा. और अगर अपने लोग सेम प्राइस में कम डिमांड कर रहे हैं देन इट इज ए केस ऑफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, यानी कि डिक्रीज इन डिमांड. सिमिलरली अगर आप डिमांड कर्व में एक ही तो सिंगल कर्व में अगर आप एक पॉइंट से डिफरेंट पॉइंट में जा रहे हो देन इट इज ए केस ऑफ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. यानी कि अगर आप मूवमेंट डाउनवर्ड करोगे अलोंग द डिमांड कर्व इट इंप्लाइज एन एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, क्योंकि डाउनवर्ड मतलब आपका प्राइस घट रहा है एंड यू आर डिमांडिंग मोर क्वांटिटी, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड. किंतु मूवमेंट अपवर्ड अलोंग द डिमांड कर्व ये होगा मतलब यू आर डिमांडिंग लेस, यानी कि आपका प्राइस इंक्रीज किया एंड दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. ये दोनों था. दैट मींस मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व द रीजन इज चेंज इन प्राइस, किंतु चेंज इन shift of the demand curve the reason is other determinants of demand other than except than the price of the commodity, own price of the commodity का खुद का दाम छोड़ के अगर कोई डिफरेंट फैक्टर यानी कि कमोडिटी का खुद का प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट अदर फैक्टर्स रिमेनिंग चेंजिंग देन इट इज कॉल्ड अ शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व्स. तो दैट इज द थिंग आउट. इस टॉपिक में और एक चीज ख्याल रखना है कि एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इन लोग का अलग अलग नेम्स क्या है, तुम लोग इसको हाईलाइट करके इसको देख के जाएगा. सेकेंडली इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, इसका डिफरेंट सिनोनिम्स और क्या नाम से बोलते हैं इसको भी, क्योंकि क्वेश्चन में इफ द नेम इज चेंज सो दैट वी आर इन ए पोजीशन नॉट टू बी कंफ्यूज्ड. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. We then move to the second part of the chapter 2, elasticity of demand. एक बात देखते हैं बिफोर वी कम इनटू, ये थोड़ा सा अपने लोग पीपीटी में जो बनाया टोटल आउटले मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है इस चैप्टर का. सो वी स्टार्ट विथ फर्स्ट अ लिटिल इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इसके बाद अपने लोग इस पॉइंट पे चलते हैं जब कैलकुलेशंस करने आएंगे. इलास्टिसिटी का बेसिक इंट्रोडक्शन. इलास्टिसिटी इज ए क्वांटिटेटिव कंसेप्ट. व्हाई? क्योंकि प्राइस अगर चेंज करेगा तो हाउ मच इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये मेजर करती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. दैट मींस लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव था बिकॉज इट वाज जस्ट सिंपली स्टेटिंग अ डायरेक्शनल चेंज. इलास्टिसिटी किंतु बताता है परसेंटेज चेंज, परसेंटेज न्यूमेरिकल होता है, इसलिए इलास्टिसिटी क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट. सेकेंड पॉइंट, इलास्टिसिटी का वैल्यू -2 है एक कमोडिटी का और एक दूसरे कमोडिटी का इलास्टिसिटी का वैल्यू -5 है. -5 किंतु न्यूमेरिकली लेस देन -2, किंतु इलास्टिसिटी में इट इज ऑपोजिट. 5 is greater than 2 because in case of elasticity we always take absolute value. यानी कि इलास्टिसिटी जिसका -5 है उसका एब्सोल्यूट सेंस में 5 बोलेगा, इलास्टिसिटी जिसका -2 है उसका एब्सोल्यूट सेंस में 2 बोलेगा. यानी कि जो -5 है दैट इज मोर इलास्टिक एंड जो -2 है दैट इज लेस इलास्टिक, ऑल्दो -5 इज लेस देन -2 मैथमेटिकली. किंतु इलास्टिसिटी में सिंस वी कंसिडर्ड एब्सोल्यूट वैल्यूज वी वुड कंसिडर 5 टू बी ग्रेटर देन 2 बिकॉज वी आर कंसिडरिंग और इग्नोरिंग द साइन ऑफ नेगेटिव वैल्यू. दैट मीन्स in this case 5 would be considered to be highly elastic, 2 may be considered to be less highly elastic. तो ऐसा टाइप ऑफ सिचुएशंस में इलास्टिसिटी का इंटरप्रिटेशन करते हैं अपने लोग. वेल, फॉर्मूला देखा जाए तो इट वाज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड सब समय ऊपर में रहेगा और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इनकम, क्रॉस प्राइस जो भी मेजर करेगा, नाम से एडवर्टाइजमेंट जो भी मेजर करेगा, तो दैट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट शुड कम इन द डिनोमिनेटर. अगर तुम बोलेगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस डिनोमिनेटर में जाएगा. अगर तुम बोलेगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो परसेंटेज चेंज इन इनकम डिनोमिनेटर में जाएगा. ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा टाइप का डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज का.
कम नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी। ये मेजरमेंट वाला पार्ट में अपने लोग देखते हैं कि वी हैव टू मेथड्स, एक पॉइंट इलास्टिसिटी, एक आर्क इलास्टिसिटी। द फंडामेंटल डिफरेंस इज पॉइंट इलास्टिसिटी मतलब अपने लोग को आर्ग्यूमेंट से, अंडरस्टैंडिंग से, एमसीक्यू से ये पर्टिकुलर टाइप का आंसर करने के लिए पॉइंट मतलब सिंगल प्राइस, इसका मतलब डेल्टा पी इज टेंडिंग टू जीरो, वर्चुअली नो चेंज इन प्राइस। आई वुड से डेल्टा पी टेंड्स टू जीरो मतलब मैथमेटिकल लैंग्वेज, इतना कम चेंज हुआ, infinitesimally small change in price, that leads to a little change in quantity demanded, तब उसको अपने लोग बोलेगा सिंगल पॉइंट पे इलास्टिसिटी। किंतु आर्क मतलब वी आर कंसिडरिंग ओवर अ रेंज ऑन द डिमांड कर्व एट टू डिफरेंट प्राइसेस। तो टू डिफरेंट प्राइसेस में अगर इलास्टिसिटी को मेरे को मेजर करनी है तो इन दैट केस इट इज ए केस ऑफ आर्क इलास्टिसिटी। एक्चुअली पॉइंट इलास्टिसिटी मतलब जियोमेट्रिकल मेथड, जहां पे अपने लोग लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट वाला कंसेप्ट यूज किए थे। किंतु आर्क इलास्टिसिटी में वी हैव यूज्ड सेवरल मेथड्स टू कैलकुलेट आर्क इलास्टिसिटी, जैसे परसेंटेज मेथड, जैसे कि टोटल आउटले मेथड, जैसे कि वी हैव कंसिडर्ड इन टाइप ऑफ अदर डिफरेंट आर्क इलास्टिसिटीज में जो जो पॉइंट्स लिखाए थे, परसेंटेज मेथड, टोटल आउटले मेथड और आर्क मेथड बोल के भी एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करके वी कैलकुलेटेड ए बिग फॉर्मूला, जहां पे वी हैव रिप्लेस दैट सेकेंड पार्ट ऑफ द फॉर्मूला P1 by Q1 इज इक्वल टू, उसको रिप्लेस किया था एवरेज ऑफ द प्राइसेस, यानी कि P1 plus P2 by 2, Q1 plus Q2 by 2, रिप्लेसिंग P1 by Q1 इन टर्म्स ऑफ P1 plus P2, Q1 plus Q2, क्योंकि वो by 2 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों जगह से कैंसिल हो गया था। फाइन, so that was the three methods that we used in case of arc elasticity का calculation. Anyway, point elasticity was virtually termed as geometrical method, जहां पे virtually price का changes was absolutely insignificant, a very small change in price, infinitesimally small change in price. किंतु arc elasticity मतलब a big change in price where two different prices can be exclusively identified in the curve or in the question. Generally देखिएगा फाउंडेशन कोर्सेस में you would be finding out that in CA foundation 99.9% of the questions comes on the basis of the arc elasticity. Again, I give you a practical type of instruction. Suppose मान लेते हैं आपके पास दो प्राइसेस दिया हुआ है, दो क्वांटिटी दिया हुआ है, इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के लिए बोला कोई भी एक गुड का। ऑप्शन में आपके पास दो अल्टरनेटिव है, एक आर्क मेथड का, एक पॉइंट मेथड का। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगी आर्क वाला, यानी कि टू प्राइसेस देयरफॉर आर्क इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे। किंतु सपोज मान लेते हैं अगर आपके पास आर्क वाला ऑप्शन दिया ही नहीं आंसर में, खाली पॉइंट वाला दिया, तो तुम तो पहले आर्क यूज किया, आंसर टैली नहीं कर रहे, एंड इन दैट केस यू हैव टू टिक आउट द पॉइंट मेथड वाला आंसर। पॉइंट मेथड से फिर टैली करेगा, ये आएगा सेकंड केस। थर्ड केस, पॉइंट मेथड का आंसर आया, नन ऑफ दिस भी है ऑप्शन में, तो नन ऑफ दिस पे टिक नहीं करेगा, पॉइंट मेथड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये तीन प्रोसेस मैं बोलना चाहता हूं। एक, आई रिपीट, अच्छे से सुन लीजिए, लास्ट मोमेंट सजेशंस टाइप का। एक, आर्क पॉइंट दोनों दिया हुआ है, टू प्राइसेस आर गिवन, आर्क इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। टू, आर्क का आंसर नहीं दिया, खाली पॉइंट का आंसर दिया, तुम तो पहले आर्क किया था, आंसर खोज नहीं पाया बिकॉज है ही नहीं, तो पॉइंट मेथड अप्लाई करेगा, देन दैट इज द थिंग। अगर पॉइंट, तीसरा, अगर पॉइंट का आंसर दिया हुआ है, नन ऑफ दिस दिया हुआ है, still point method will be the most correct option in that case. So that is the standing instruction in case of elasticity solving of the numerical problems. अब आते हैं arc elasticity का गया, परसेंटेज वाला गया, ये easier sums है, sums ऐसा आता है तो अपने लोग कर सकते हैं। जितना varieties किए हैं आपका ICI का टेक्स्ट बुक के पीछे, BTF का टेक्स्ट बुक के पीछे जितना अपने लोग न्यूमेरिकल्स किए, that is more than sufficient, उसके बाहर से कोई varieties नहीं हो सकता है। फाइन, टोटल आउटले मेथड में दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ख्याल रखना है। ऑन द स्क्रीन देखो, व्हाट इज द समरी ऑफ द डिमांड इलास्टिसिटी, एक बार चेक करते हैं। अगर प्राइस इंक्रीज करता है, इफ यू लुक इनटू द सेकेंड रो ऑन द स्क्रीन,
प्राइस अगर इंक्रीज करता है तो डिमांड इलास्टिक होगा जब टीआर डिक्रीज करेगा, यानी कि प्राइस के साथ टीआर का इनवर्स रिलेशन है, डिमांड बिकम्स इलास्टिक। किंतु सपोज मान लेते हैं प्राइस चेंज किया, टोटल रेवेन्यू रिमेन्स सेम, देन डिमांड बिकम्स यूनिटरी इलास्टिक। और प्राइस अगर इंक्रीज किया, टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज किया, देन डिमांड बिकम्स इनइलास्टिक। और प्राइस डिक्रीज में ऑपोजिट होगा, यानी कि इलास्टिक के केस में जब प्राइस डिक्रीज करेगा टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करेगा, यूनिटरी इलास्टिक के केस में टोटल रेवेन्यू रिमेन्स द सेम, एंटी इलास्टिक के केस में टोटल रेवेन्यू डिक्रीजेस। ये एक्चुअली क्या हो गया जानते हैं? दिस इज बेसिकली वर्चुअली पॉकेट में लेके बैठने का सामान हो गया। यानी कि ये पर्टिकुलर सामान को देख के अपने लोग को एक एट ए ग्लांस याद रखना चाहिए। किंतु अब हम कैसे याद रखते हैं, एक बार शेयर कर लेते हैं। हम शेयर करते हैं, हम ये याद रखते हैं कि इलास्टिक का केस में प्राइस और टोटल रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर, माने टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर एक ही बात है, क्योंकि आप जो खर्चा कर रहे हो कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर, दुकानदार का, दैट बिकम्स द इनकम। दैट्स व्हाई दिस टीआर कांसेप्ट इज यूज्ड फ्रॉम द सेंस ऑफ द सेलर्स साइड। प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशन अगर इनवर्स है तो इलास्टिक, और डायरेक्ट है तो इनइलास्टिक। और अगर टोटल रेवेन्यू चेंज नहीं करेगा देन इट इज ए केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो दैट इज बेसिकली द टोटल आउटले मेथड का कैलकुलेशंस। ये पोर्शंस किंतु ख्याल रखना है, वैरायटीज टाइप से क्वेश्चंस दे सकता है। बिफोर कमिंग इनटू इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अपने लोग और भी कुछ चीज एक बार बोलना चाहते हैं कि डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी पढ़े थे। देयर वर टोटल 5 डिग्रीज, इलास्टिक, इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। तुम लोग इसका शेप्स याद रखेगा, डिमांड कर्व का क्या क्या शेप्स बनता है, कौन सी टाइप ऑफ गुड्स में कैसा इलास्टिसिटी होता है ख्याल रखेगा। और डेफिनेशंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट, हाईली इलास्टिक, लेस इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक का डेफिनेशंस भी ख्याल करके जाएगा। दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ये चीज को नोटिंग करके रखना है। इसके बाद वी रेड डिटर्मिनेंट्स ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में अपने लोग दिस पॉइंट्स पढ़े थे, ऑल आर इंपॉर्टेंट। कितने सब्स्टिट्यूट्स है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। 2 पढ़े थे, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन द गुड, ये पढ़े थे। 3rd पढ़े थे नेचर ऑफ द कमोडिटी। 4th पढ़े थे नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव यूजेस। आपके कॉपी में मिला लीजिए, देखो ये सब चीज है कि नहीं। नंबर 5 टाइम पीरियड। उसके बाद नंबर 6 टाइड डिमांड भी पढ़े थे। नंबर 7 प्राइस रेंज भी है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन, हम भूल गया। एनीवे, तो दैट इज द 7 पॉइंट्स दैट वी डिस्कस्ड। अब हम यहां से 2 पॉइंट को एक बार रीड डिस्कस कर लेते हैं। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन द गुड। इफ द कंज्यूमर स्पेंड हायर प्रोपोर्शन ऑफ हिज इनकम, 100 रुपया कमाते हैं, एक गुड में 70 रुपया खर्चा करते हैं, गिवन गुड टाइप का, बिगर परसेंटेज स्पेंड ऑन द गुड, तो इन दैट केस डिमांड विल बिकम इलास्टिक। डिमांड चेंज करेगा अगर उसका प्राइस चेंज करता है, तो ही हैज टू एडजस्ट बिकॉज ही इज स्पेंडिंग अ लम सम ऑफ हिज इनकम ऑन दैट गुड। किंतु if he is spending a very small proportion of his income, say suppose 1%, 2%, 3%, etc., then definitely वो अपना डिमांड को चेंज करने का सोचेगा नहीं, because he is already purchasing a very small quantity. अगर उसका प्राइस चेंज भी करता है तो we doesn't bothered about changing the demand of the commodity. I don't know recently तुम लोग खबर रखते हैं कि नहीं, देखेगा इस नवंबर में we have seen that मैच बॉक्स का प्राइसेस 1 रुपया से 2 रुपया हो गया, यानी कि इट हैज बीन इंक्रीज्ड 100%। लास्ट 14 इयर्स बाद मैचेस का दाम इतना ज्यादा बढ़ गया है। इतना ज्यादा मैंने इसलिए बोला कि 1 रुपया का सामान 2 रुपया हो गया, कुछ वैल्यूलेस, बट 1 रुपया का सामान 2 रुपया हो गया, मतलब इट्स 100% इंक्रीज हो गया। बट स्टिल पीपल आर नहीं बॉदर्ड नहीं है, न्यूज में भी कुछ दिखाया नहीं खास करके, जस्ट एक दिन स्टेट कर दिया कि 14 साल बाद इस सामान का दाम डबल हो रहा है। तो एनीवे, तो कुछ ऐसा खास करके बोला नहीं। किंतु पीपल किस लिए बोला नहीं, बिकॉज मैच बॉक्स consists of very small percentage of the income that is household spending on the good, and therefore इसका demand generally inelastic होता है because people are borderless to change their demand, तो inelastic होगा in that case। और tied demand मतलब basically we talk of complementary goods that are tied to others or jointly demanded are complementary goods। अगर एक सामान का दाम
बढ़ गया, उस सामान को यूज करने के लिए एक डिफरेंट सामान भी चाहिए। तो सपोज मान लेते हैं एक्स को यूज करने के लिए वाई चाहिए। नाउ सपोज से एक्स और वाई इज डिमांडेड टुगेदर, जॉइंटली डिमांडेड, दे आर कॉम्प्लीमेंटरी गुड, कार और पेट्रोल टाइप का। तो सपोज मान लेते हैं अगर पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो गाड़ी अगर मेरे पास है तो गाड़ी को यूज करना ही है, यानी कि आई कैनॉट चेंज इंस्टेंटली इन शॉर्ट रन द डिमांड फॉर कार्स। In that case, demand for cars in short run is to be termed as inelastic because you cannot change its demand greatly, but significantly change नहीं कर सकता. Then it is termed as a case of inelastic, tied demand. That means if two goods are tied, they are demanded together. अगर एक गुड का दाम बढ़ भी गया तो आप दूसरे गुड का डिमांड को खास करके शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकता है. You should be giving certain time for adjustment of the demand of the second good. Then in long run it may be elastic, but in short run tied demand का goods is supposed to be inelastic. ये दो पॉइंट मेरे को बोलना था. प्लस प्राइस रेंज एक्सेट्रा, अदर डिफरेंट टाइम पीरियड्स भी है एक्सेट्रा जहां पे डिमांड चेंज हो सकता है. तो दिस आर द थिंग्स आउट. नेक्स्ट, इसके बाद वी हैव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में 3 वेरी इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन मेरे को जो लगा बच्चा लोग को देख के जाना चाहिए. सी एट द स्क्रीन, एक जगह लिखा हुआ है इनकम इलास्टिसिटी इक्वल टू 1. इसका क्या मतलब? एक ग्रेटर देन 1 इसका क्या मतलब? एक लेस देन 1 इसका क्या मतलब? इक्वल टू 1 का मतलब इफ द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन ए गुड रिमेन्स द सेम एज इनकम इंक्रीजेस. प्रोपोर्शन माने रेशियो. इसका मतलब क्या हुआ कि आपके इनकम जितना परसेंट इंक्रीज किया, आपका क्वांटिटी डिमांडेड भी उतना परसेंट इंक्रीज किया, सेम रेट. इनकम का 10% इंक्रीज किया, क्वांटिटी डिमांडेड भी 10% इंक्रीज किया. तो इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम. ये फॉर्मूला होता है इनकम इलास्टिसिटी का. तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों इक्वल रेट से इंक्रीज किया तो आपका रेशियो प्रोपोर्शन रिमेन्स कांस्टेंट. आई रिपीट, इनकम इलास्टिसिटी इक्वल टू 1. इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन इनकम. दैट मींस इनकम जितना परसेंट से राइज करेगा, आपका क्वांटिटी डिमांडेड भी ठीक उतना ही परसेंट से इंक्रीज करेगा. देन it is implied that if the proportion of income spent on a good remains the same, ratio remains the same. Proportion of income spent, ratio, proportion मतलब ratio, then income elasticity of the good is equal to 1. किंतु इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, इस सिचुएशन में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन इनकम. दैट मींस इनकम अगर 10% इंक्रीज कर रहा है, आपका क्वांटिटी डिमांडेड में भी इंक्रीजिंग बाय मोर देन 10%. तो न्यूमरेटर हायर रेट से इंक्रीज किया, डिनोमिनेटर कम रेट से इंक्रीज किया, तो फ्रैक्शन का वैल्यू इंक्रीज करेगा. प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ गुड इंक्रीज, रेशियो बढ़ेगा. Proportion of income spent on a good increase, ratio बढ़ेगा. That is the case income elasticity greater than 1. और income elasticity less than 1 मतलब आपका रेशियो गिरेगा. किस लिए रेशियो फॉल करेगा? इनकम जो रेट से इंक्रीज किया, डिमांड आपका कम रेट से इंक्रीज किया, यानी कि डिनोमिनेटर रेशियो का ज्यादा रेट से बढ़ गया, न्यूमरेटर कम रेट से इंक्रीज किया. That means the ratio decreases. तो इस केस में इनकम इलास्टिसिटी becomes less than 1. इनकम इलास्टिसिटी का मेरे को ये पार्ट बोलना है which is very important. इनकम इलास्टिसिटी में और एक चीज भी इंपॉर्टेंट है, that is the case of inferior goods के केस में कैसा होता है, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी होता है. क्योंकि अपने लोग आज के क्लास का शुरुआत में बताए थे इंफीरियर गुड्स के समय इनकम और डिमांड का रिलेशन नेगेटिव होता है, इसलिए इसका इलास्टिसिटी भी नेगेटिव होगा. कम नेक्स्ट इज, इसके बाद डिमांड डिस्टिंक्शंस को बाद में आ रहे. इनकम इलास्टिसिटी के बाद अपने लोग चले जाते हैं एक बार क्रॉस इलास्टिसिटी में. क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब एक पर्टिकुलर कमोडिटी का डिमांड दूसरा एक कमोडिटी का प्राइस के चलते कैसे इंफ्लुएंस होता है, यानी कि क्रॉस प्राइस, नॉट ओन प्राइस. गुड का डिमांड दूसरा एक गुड का रिलेटेड गुड का प्राइस अगर चेंज हुआ तो कैसे अफेक्टेड होगा. सब्स्टिट्यूट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है. सब्स्टिट्यूट के केस में क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होता है, कॉम्प्लीमेंट के केस में क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव होता है. किस लिए?
कॉम्प्लीमेंट्री गुड जैसे कार पेट्रोल, अगर पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गया तो कार का डिमांड कमेगा एक्सपेक्टेड। तो इसका मतलब एक अगर इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब देयर इज एन इनवर्स रिलेशन, देयरफॉर इट्स वैल्यू शुड बी नेगेटिव। किंतु सब्स्टिट्यूट गुड में एक्स अगर वाई का सब्स्टिट्यूट है, एक्स का दाम अगर बढ़ गया तो इंसान वाई ज्यादा खाएगा तो वाई का डिमांड बढ़ेगा, डायरेक्ट रिलेशन। इन दैट केस सब्स्टिट्यूट गुड में क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होता है। And if the two goods are unrelated, then cross price elasticity is generally zero, because एक गुड का प्राइस अगर इन्फ्लुएंस हो रहा है तो वो दूसरे गुड का प्राइस डिमांड को कभी इन्फ्लुएंस नहीं करता। किंतु होमोजेनियस गुड हुआ, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हुआ, then cross price elasticity may be becoming infinitely large, very high, positive but very high. That is a special case. इसके बाद आपने लोग एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी भी बताए थे। एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटीज का केस में we obtained that इस टाइप ऑफ सिचुएशंस में एडवर्टाइजमेंट किस तरह से डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, बिकॉज फॉर्म्स एडवर्टाइजमेंट देता है विद द मोटिव ऑफ इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। तो डिमांड एडवर्टाइजमेंट से कैसे इन्फ्लुएंस होता है उसको अपने लोग बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब सवाल ये बनते हैं कि एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी से कभी डिग्रीज था, यस, ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1 लेस देन 1 वैरायटीज डिग्रीज था। सेम कंसेप्ट यूज करके सोच के जाएगा जैसे कि अपने लोग प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एक्सेट्रा में यूज किए थे। तो दिस इज द कंसेप्ट आउट। नेक्स्ट कम्स द केस ऑफ अपना डिमांड डिस्टिंक्शन। डिमांड डिस्टिंक्शंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड्स के बारे में आपने लोग बताए थे, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, ऑटोनमस डिमांड, डेराइव्ड डिमांड एक्सेट्रा, शॉर्ट रन डिमांड, लॉन्ग रन डिमांड एक्सेट्रा, ऐसा करके डिफरेंट टर्म्स डिफाइन किए थे। खूब इंपॉर्टेंट नहीं है, एक तो पैराग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट रन डिमांड, लॉन्ग रन डिमांड, और सॉरी दो तो पैराग्राफ, एक तो है ऑटोनमस डिमांड और डेराइव्ड डिमांड। ये दो तो पैराग्राफ एक बार अच्छे से पढ़ के जाएगा। एक बार रिकैप कर लेते हैं। ऑटोनमस डिमांड मतलब डायरेक्ट डिमांड, इंडिपेंडेंट डिमांड, यानी कि जिस कमोडिटी का डिमांड किसी से इन्फ्लुएंस नहीं है। कंज्यूमर गुड्स हो सकता है, सपोज से इंटरनेट का डिमांड हैज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द टाइम्स और आफ्टर कोविड-19। तो इसका मतलब इंटरनेट सप्लायर्स जो होते हैं, फ्रेंचाइजी एक्सेट्रा, देयर डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज, देयर सर्विसेज का डिमांड भी इंक्रीज करेगा। तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर वाले लोग का डिमांड इंक्रीज कर रहा है तो दैट कैन बी ट्रीटेड एज अ डिराइव्ड डिमांड। एक चीज का डिमांड बढ़ रहा है जिसके चलते वो सर्विस प्रोवाइडर का भी डिमांड इंक्रीज करेगा। अगर मोबाइल का डिमांड बढ़ रहा है तो मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले, छोटा मोटा अगर डिफेक्ट हुआ तो मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले का भी डिमांड इंक्रीज करेगा। एलईडी टीवी का अगर डिमांड इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, तो एलईडी टीवी का मैकेनिक वाले लोग का भी डिमांड चेंज कर सकता है, देन दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड डिमांड। जैसे बुक में लिखा हुआ है सीमेंट का डिमांड बढ़ेगा जब घर का डिमांड बढ़ेगा, यानी कि मकान का डिमांड बढ़ गया तो मकान बनाने वाले सामान, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सीमेंट का भी डिमांड बढ़ेगा, इसलिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का डिमांड को आप लोग बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड। कम नेक्स्ट इज शॉर्ट रन लॉन्ग रन डिमांड। शॉर्ट रन लॉन्ग रन डिमांड में अगर आप डिमांड को एडजस्ट कितना कर सकता है ड्यू टू इमीडिएट चेंज इन प्राइस, इमीडिएट प्राइस अगर चेंज किया तो आप डिमांड को कितना चेंज करोगे, देन इट इज कॉल्ड शॉर्ट रन चेंज इन प्राइस। किंतु प्राइस अगर चेंज किया तो लॉन्ग रन में उस सामान का डिमांड क्या रेट से चेंज करेगा, दैट इज अ लॉन्ग रन एडजस्टमेंट। एक एग्जांपल देते हैं जो पहले भी दिए थे क्लास में, उसको ही रिकैप करते हैं। पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो मैं इंस्टेंटली गाड़ी छोड़ नहीं सकते, तो मैंने क्या किया कि हम सोच रहे कि ठीक है भाई 7 दिन जाते थे तो 4 दिन हम मेट्रो में चलेंगे, 100 रुपया पार कर गया पेट्रोल, तो आप क्या करते हैं, व्हाट वी विल डू कि वी विल गिव 4 दिन मेट्रो में चलेंगे, 3 दिन गाड़ी लेके जाएंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, 3 दिन अपने गाड़ी में जा रहा है, पड़ोसी को उठा के, 4 दिन पड़ोसी का गाड़ी में जा रहा है, थोड़ा सा कंजूस है, 4 दिन पड़ोसी का गाड़ी में जा रहा है और क्या करते हैं, शेयरिंग करके। तो ऐसे शेयरिंग करके भी शॉर्ट रन एडजस्टमेंट चल सकता है। किंतु लॉन्ग रन में गाड़ी का डिमांड चेंज हो जाएगा। कैसे देखो, वी मे स्विच ओवर फ्रॉम डीजल
पेट्रोल कार्स टू इलेक्ट्रिक व्हीकल कार्स, यानी कि आप अपने टोटल रिप्लेसमेंट करेगा कि पेट्रोल से दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट विच कैन बी इलेक्ट्रिकली यूज्ड आउट, तो ऐसा भी कर सकते हैं। दैट्स अ लॉन्ग रन डिमांड का एडजस्टमेंट। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड डिस्टिंक्शंस। इसको एक बार देख के जाएगा जैसे अपने लोग पहले पढ़े थे। एनीवे, आफ्टर दिस वी वुड बी गोइंग इनटू द केस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग का कुछ पॉइंट्स बोले थे। डिमांड फोरकास्टिंग वर्ड का बेसिक मतलब था, याद है तुम लोग को, कि कैसे अपने लोग डिमांड को, फ्यूचर डिमांड को एस्टिमेट करेगा। इसका यूजफुलनेस भी था। कैसे यूजफुलनेस था इसका देखो। यूजफुलनेस में अपने लोग बताए थे कि इस फोरकास्टिंग को कैसे बिजनेस फॉर्म प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता था, ये एक नंबर पॉइंट था। सेकंड पॉइंट पे अपने लोग देखे थे कि एक गुड फोरकास्ट किस तरह से बिजनेस का एक्सपेंशन कर सकता है, एफिशिएंट प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोसेस सिलेक्शन, कैपेसिटी प्लानिंग, फैसिलिटी लेआउट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट। एबीटीएफ का मैथ से बोल रहा हूं मैं, तो इस जगह से देखे थे सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट में भी ये देखिएगा बोल्ड करके लिखा हुआ है, अगर तुम लोग का सामने है डिमांड फोरकास्टिंग वाला एबीटीएफ वाला मैथ में। ऑल्सो प्रोवाइड, थर्ड पॉइंट में बताए थे, प्रोवाइड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ सुटेबल प्राइसिंग एंड एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजीज। ये वाला भी ठीक करना है फॉर्म को। तो ये तीन तरीके से अपने लोग अपने केसेस को इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि किस लिए फोरकास्टिंग इज यूजफुल। फोरकास्टिंग अपने लोग नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल, एनी लेवल्स पे कर सकते हैं, यानी कि हम अपने डिमांड को नेशनल, रीजनल, लोकल, इंटरनेशनल कोई भी लेवल पे इंटरेस्टेड कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ फोरकास्ट में बताए थे, मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग और बेस्ड ऑन द टाइम पीरियड एक फोरकास्टिंग था। मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग मतलब आइदर एन इंडस्ट्री लेवल का फोरकास्टिंग और ए फॉर्म लेवल, मतलब एक पर्टिकुलर कंपनी अपने प्रोडक्ट का डिमांड फोरकास्ट कर सकते हैं, या ऐसे टाइप ऑफ गुड्स का टोटल कितना डिमांड होता है मार्केट में, वो भी एक हो सकता है। एब्सोल्युटली थियोरेटिकल है ये, जो पहले में बोला हुआ है, जैसे बोला हुआ है तुम लोग वैसे ही करके एक बार गो थ्रू करके जाएगा। टाइम पीरियड में शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ये भी दोनों डिफरेंस है। टाइम इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म में देखेगा इट्स रिटन, हम भी भूल गया, इट्स डन यूजुअली फॉर 6 months और लेस देन 1 year, दैट इज अ शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग का फिगर्स लिखा हुआ है। लॉन्ग टर्म में मेरे को दिख रहा है, इट्स लिखा है से 2 to 5 years एंड मोर, दैट मींस 2 साल या 2 साल से ज्यादा होगा, तो दैट्स अ केस ऑफ लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग। तो ये सब टर्म्स है। नेक्स्ट, आफ्टर इसको करने के बाद अपने लोग गए थे, जो इधर देख रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड एक्सेट्रा, अपने लोग ऑलरेडी डिटर्मिनेंट्स में डिस्कस किए, तो इसको स्किप करेगा। मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग में ऑन द स्क्रीन अपने लोग देख रहे हैं, इतना मेथड्स अपने लोग पढ़े थे द मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग में, जिसमें से पहला है सर्वे बायर्स इंटेंशन। सर्वे बायर्स इंटेंशन को ब्रीफली अगर बोले तो इट इज व्हाट द बायर्स आर प्लानिंग टू बाय इन द कमिंग 1 year ऑफ टाइम। इसको अपने लोग कंप्लीट एन्यूमरेशन, सैंपल सर्वे या इंड्यूस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। उतना डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्का हल्का जितना मैंने जूम सेशन में तुम लोग को लिखा दिए थे उतना ही खाली पढ़ के जाएगा, इतना बिग बिग पैराग्राफ पढ़ने का दरकार नहीं। आई हैव गिवन ए समरी ऑफ दिस पोर्शंस, तो उसको एक बार देख के जाएगा। सेकेंड था कलेक्टिव ओपिनियन मेथड ऑन द स्क्रीन। कलेक्टिव ओपिनियन मतलब सेल्समैन being the closest person to the consumer, क्योंकि कंज्यूमर को बिक्री कर रहा है सेल्समैन, तो सेल्समैन ही परफेक्ट एस्टिमेशन का एक आइडिया लगा सकते हैं। दैट इज ए केस ऑफ कलेक्टिव ओपिनियन मेथड। और फर्म क्या करते हैं, सारे सेल्समैन का ओपिनियन को लेके एक डिमांड एंटिसिपेशन लगाने की कोशिश करते हैं। दैट इज द केस ऑफ कलेक्टिव ओपिनियन, कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ द सेल्समैन। थर्ड, एक्सपर्ट ओपिनियन। एक्सपर्ट ओपिनियन मतलब सेल्समैन कभी कभी करेक्ट एस्टिमेशन नहीं भी दे सकता है, बिकॉज ही मे यूज हिज ओन इन्फ्लुएंस। तो ऐसा सिचुएशन में फर्म क्या करते हैं, कुछ एक्सपर्ट को बुलाते हैं जो कि मार्केट डिमांड का एंटिसिपेशंस लगाते हैं, तो उन लोगों को यूज करके एक एस्टिमेशन लगाते हैं। देन दैट टेक्निक इज टर्म्ड एज, अपने लोग बोले थे डेल्फी टेक्निक, ये भी लिखा हुआ है। स्टैटिस्टिकल मेथड्स, यहां अपने लोग ट्रेंड फिटिंग करते हैं। इट कैन बी ग्राफिकल रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं, ट्रेंड लाइन फिटिंग करते हैं। ग्राफिकल मेथड से
करते हैं। तो ये टाइप ऑफ एनालिसिस में रिग्रेशन एनालिसिस एक्सेट्रा अपने लोग कैलकुलेट करते हैं डिमांड एस्टिमेशन करने के लिए। ये खास करके साइंटिफिक मेथड था, दैट इज मोर मैथमेटिकल इन नेचर रादर देन यूजिंग डेटा कलेक्शन फ्रॉम द डायरेक्ट फील्ड सर्वे, दैट इज मैथमेटिकल इन नेचर, ये स्टैटिस्टिकल मेथड्स। और एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट इट्स वेरी डिफिकल्ट। यहां पे आप लोग होमोजेनियस ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को सेलेक्ट करते हैं और उन लोग का हैबिट्स कैसा है, कैसे वो लोग अपने स्पेंड करते हैं, उन लोग को वेरी माइन्यूटली नोटिस करके एक एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। एंड दिस सॉर्ट ऑफ एनालिसिस आर जनरली डन बाय क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल आउटलेट, जिस आउटलेट में कंज्यूमर्स को अपने लोग कुछ पैसा देके बोलते हैं आप खरीदो, और उसको खूब माइन्यूटली अपने लोग नोटिस करते हैं वो क्या क्या वैरायटीज टाइप ऑफ प्रोडक्ट परचेस करते हैं ऑफ द डेली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और नॉन ड्यूरेबल्स दैट वी परचेज। इसके ऊपर बेस करके एक एनालिसिस करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट मेथड। और एक लास्ट मेथड है बैरोमेट्रिक मेथड ऑफ फोरकास्टिंग। ये जो ऊपर का 5 मेथड है, सर्वे, कलेक्टिव, एक्सपर्ट, स्टैटिस्टिकल, कंट्रोल्ड, दीज आर इंडिविजुअल प्रोडक्ट के एस्टिमेशंस का कैलकुलेशन टेक्निक्स। किंतु बैरोमेट्रिक मेथड ऑफ फोरकास्टिंग के केस में अपने लोग देखते हैं इट्स बेसिकली ए मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग, यानी कि if the business conditions are good the expected demand अच्छा होगा, if business conditions are bad then expected market demand would be falling, यानी कि prosperity recession टाइप का केस हो गया चैप्टर 5 का बिजनेस साइकिल्स का। तो जब इस तरह से अपने लोग फोरकास्टिंग करते हैं कि एंटायर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स का क्या डिमांड हो सकता है, देन इट इज ए केस ऑफ बैरोमेट्रिक मेथड ऑफ फोरकास्टिंग। ये क्या एनीवे आफ्टर दिस अपने लोग वांट्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स था, ये खूब इजी है, अपने लोग स्किप करेगा। और जो 3 टाइप्स ऑफ वांट्स है वो भी इजी है, नेसेसरीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, उसको भी तुम लोग एक बार अपने से देख लेगा। दैट इज द केसेस ऑफ डिमांड एनालिसिस। फाइन, इसके बाद गया अपने लोग द केस ऑफ सेकेंड यूनिट चैप्टर 2 का, दैट इज द असम्पशंस ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अपना चैप्टर 2 का यूनिट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 इज मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड पार्ट 2 इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। जब अपने लोग मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस को देखे थे तो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस में कौन कौन असम्पशन के ऊपर बेस करके अपने लोग पढ़े थे मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस को, एक रैशनैलिटी, एक कार्डिनल मेजरेबिलिटी, एक कांस्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, एक हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। ये 4 कंसेप्ट के ऊपर बेस करके। Rationality मतलब the consumer is aiming at maximizing utility. Cardinal measurability of utility मतलब utility is measured numerically in terms of numerical figures, जो Marshallian approach था। Constant marginal utility of money मतलब ये assumption is incorrect because marginal utility can never be constant. That is the most important drawback or greatest criticism of the marginal utility analysis. किंतु marginal utility of money constant मतलब अपने लोग ये assume किए थे कि marginal utility of money is not changing, किंतु ये correct नहीं है। marginal utility of money change होता है। कैसे ना, जितना आप पैसा ज्यादा खर्चा करोगे आपका अवेलेबल स्टॉक ऑफ मनी गिरेगा। तो अगर आपका अवेलेबल स्टॉक ऑफ मनी कम हो गया, इट इज एक्सपेक्टेड that you will derive greater satisfaction from that limited amount of money you are having right now at your stock. क्योंकि अगर आपके पास पैसा कम हो गया तो आप चाहोगे उस कम पैसा को आपका बेस्ट पर्पस में यूज करने के लिए, तो डेफिनेटली आपका उस सिचुएशन में डिराइविंग सेटिस्फैक्शन विल इंक्रीज। तो जनरली जितना पैसा कम होता है व्हेन यू परचेस मोर क्वांटिटीज, पैसा आपके पास कम हो गया तो वो लिमिटेड पैसा का मार्जिनल यूटिलिटी किंतु कांस्टेंट नहीं, वो बढ़ जाएगा। दैट्स व्हाई दिस केस इज कंसिडर्ड टू बी एन इनकरेक्ट assumption इन द केस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। बट ये बहुत बार दिया है फाउंडेशन का पेपर्स में कि ये assumption कौन सी एनालिसिस में है, मार्जिनल यूटिलिटी की इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये मार्जिनल यूटिलिटी का एनालिसिस है एंड दैट बिकम्स ए सीरियस ड्रॉबैक ऑफ दिस थ्योरी।
और इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, इसका मतलब यूटिलिटी इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर कमोडिटीज एंड अदर पर्सन्स, दैट इज इंडिपेंडेंट यूटिलिटी एनालिसिस। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का क्या क्या लिमिटेशंस था? एक होमोजेनियस यूनिट्स, यानी कि सारे यूनिट्स होमोजेनियस होना चाहिए, नहीं तो लॉ अप्लाई नहीं होगा। स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन होना चाहिए, मतलब इफ यू आर थिंकिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, बोले थे पहले, एक ग्लास पूरा पानी देना चाहिए, एक चम्मच पानी नहीं। इफ एनीबडी इज थर्स्टी, इफ यू गिव हिम ए स्पूनफुल ऑफ वाटर, ही डेफिनेटली विल डिराइव greater utility when you give him the second glass of water, because that has already increased his thirst, quench of thirst. Because अगर कोई थर्स्टी है, उसको एक ग्लास पानी के बदले अगर आप एक कप पानी या एक चम्मच पानी दिया, then definitely उसका grudge of getting more water in the second case will not decrease, rather increase. तो स्टैंडर्ड यूनिट्स होनी चाहिए। कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सुबह एक ग्लास पानी पिए, दोपहर में एक ग्लास पानी पिए, शाम को एक ग्लास पानी पिए, ऐसा नहीं। कंटिन्यूअस, यू आर ड्रिंकिंग कंटिन्यूअसली, तब आपका मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगा। द लॉ फेल्स इन केस ऑफ प्रेस्टिजियस गुड, प्रेस्टिजियस पैशन कलेक्शन, ऐसा टाइप ऑफ गुड्स में। यानी कि देखिएगा, अगर इफ एनीबडीज पैशन इज टू कलेक्ट स्टैम्प्स या ओल्ड कॉइन्स, अगर उसको जितना ज्यादा मिलेगा पैसा की तरह, अगर उसको जितना ज्यादा मिलेगा, उसका ग्रज, उसका डिजायर वोंट डिक्रीज बट रादर इंक्रीज। रिलेटेड गुड्स के केस में भी इट मे नॉट बी गारंटीड, और ऑब्वियसली कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है बोल के, इट इज बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक असम्पशंस। तो दीज आर दी लिमिटेशंस ऑफ द लॉ। इसके ऊपर बेस करके आप लोग पढ़े थे कंज्यूमर सरप्लस का एक लिमिटेशन। कंज्यूमर सरप्लस का लिमिटेशंस में कंज्यूमर सरप्लस का कांसेप्ट एक बार जस्ट डिफाइन कर देते हैं कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी कि डिफरेंस बिटवीन व्हाट द प्राइस कंज्यूमर इज रेडी टू पे और व्हाट द एक्सपेंडिचर द कंज्यूमर इज रेडी टू पे एंड व्हाट द एक्सपेंडिचर ही एक्चुअली पेज। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, दैट्स कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। बट दिस कंसेप्ट का क्या क्या लिमिटेशंस है, किस हद तक इस कंज्यूमर सरप्लस को अपने लोग यूज कर सकते हैं, इसका जितना जितना पॉइंट्स है इसमें अपने लोग देख रहे हैं कि पहला पॉइंट सी ऑन द स्क्रीन एक बार, कंज्यूमर सरप्लस कैनॉट बी मेजर्ड precisely because it is difficult to measure utilities of different units of a commodity consumed by a person. Obviously, actually utilities are abstract concept, तो उसको ऐसे मेजर करेगा, it's not possible. Similarly, in case of necessaries, the marginal utilities of the earlier units are infinitely large. The consumer surplus is always infinite. ये भी एक तो पॉइंट है, यानी कि marginal utility in case of necessaries, the consumer surplus is infinite. ये भी important है। ये वाला पोर्शन तुम लोग हाईलाइट करके रखेगा कि कंज्यूमर सरप्लस इज in case of necessaries, the marginal utilities of earlier units are infinitely large. The consumer surplus is always infinite. यानी कि consumer surplus in case of necessaries is infinite. Third, the consumer surplus derived from a commodity is affected by availability of substitutes. Substitute होने से consumer surplus affected हो सकता है. But if a commodity has no substitute, then the consumer may be ready to pay high price. Then consumer surplus will be high. But if a commodity has substitute, then he may not be ready to pay a high price because he knows that I can get another commodity that can satisfy the same type of need. So therefore, मेरा consumer surplus किंतु कम हो जाएगा. That means it's affected. Point number 4 में लिखा है there is no simple rule for deriving the utility scale of articles. एक ही बकवास है, वही ऊपर वाला पॉइंट कि it's difficult to measure the utilities of different units of commodity, utility scale of the articles which is used. Next is point number 5, consumer surplus cannot be measured in terms of money because the marginal utility of money changes as purchases are made and consumer stock of money diminishes. वही वाला कि marginal utility of money changes as purchases are made and consumer stock of money diminishes. ये देखो लिखा हुआ है, Marshall assumed
that the marginal utility of money remains constant, but this assumption is unrealistic. और last में, the concept can be accepted only if it is assumed that utility can be measured in terms of money or otherwise, यानी कि न्यूमेरिकली मेजर कर सकता है, otherwise consumer surplus concept cannot be applicable. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली तुम लोग याद रखेगा, पॉइंट नंबर 2 स्टार करके रखेगा, पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6, बाकी पॉइंट्स इज इरेलीवेंट, दरकार नहीं है. एनीवे, बिफोर कमिंग इनटू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अपने लोग को इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में जाना है. इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में जाने से पहले, इंडिफरेंस कर्व यूटिलिटी में, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में जाने से पहले एक बार इंडिफरेंस कर्व किसको बोलते हैं वो डिफिनेशन अपने लोग एक बार देख लेते हैं. Along an indifference curve, the consumer satisfaction remains always equal. यानी कि इंडिफरेंस कर्व वो कॉम्बिनेशंस को प्लॉट करते हैं ग्राफ में जिस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स में कंज्यूमर गेट्स इक्वल सेटिस्फैक्शन. इंडिफरेंस कर्व मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच का ऑपोजिट है. मार्जिनल यूटिलिटी में यूटिलिटी मेजरेबल था, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में नहीं था. इंडिफरेंस कर्व में अगर डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व है, then it represents different level of satisfaction. Next, indifference कर्व का और एक कंसेप्ट था marginal rate of substitution. ये MRS क्या होता है ना? The rate at which consumer substitute one commodity for another such that his level of satisfaction remains constant. MRS XY, इसका मतलब क्या हुआ ना? कॉमोडिटी Y को छोड़ना है टू गेट वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ X सच दैट द लेवल ऑफ यूटिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट. MRS XY is nothing but the slope of the indifference curve. Generally, अगर कंज्यूमर लेफ्ट से राइट मूव करता है तो MRS diminishes. और इंडिफरेंस कर्व इज बेस्ड ऑन द assumption ऑफ DMRS. देयरफॉर लेफ्ट टू राइट अगर आप तुम मूव करेगा तो तुम्हारा MRS डिमिनिश करेगा, एंड दैट इंप्लाइज दैट IC रिमेन्स कॉन्वेक्स. इंडिफरेंस कर्व का वी नोटिस दैट MRS इज फॉलिंग. एक बार देखो ऑन द स्क्रीन, एक बार क्या लिखा हुआ है, एज the consumer has more and more units of food, he is prepared to give up less and less units of clothing. There are two reasons for this. यानी कि MRS फॉल क्यों करेगा? इसका दो रीजन है. पहला रीजन में देखो क्या लिखा हुआ है, the want for a particular good is satiable so that when a consumer has more of it, his intensity of want for it decreases. इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अगर आप X कमोडिटी को इंक्रीज किया तो X के प्रति जो आपका इंटेंसिटी ऑफ डिजायर था, अट्रैक्शन था, वो धीरे धीरे घटेगा. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X गिरेगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. और X अगर आप ज्यादा ले रहे हो तो ऑब्वियसली Y को कम ले रहे हो, तो Y से आपका मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगा, यानी कि Y बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट टू यू. तो नेचुरल सी बात है, Y हम कम छोड़ेगा एज आई गेट मोर एंड मोर ऑफ X. और छोड़ने का रेट को बोलते हैं MRS. तो देयरफॉर MRS शुड डिक्रीज. और MRS जनरली कांस्टेंट नहीं होता क्योंकि मैक्सिमम गुड्स आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ वन अनदर. परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होता नहीं है. परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स मतलब होमोजेनियस गुड. होमोजेनियस गुड रियल लाइफ में होता है किंतु खूब कम. दैट्स व्हाई रियल लाइफ में गुड्स आर मेनली इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स. दैट्स व्हाई MRS does not remain constant. यानी कि most goods are imperfect substitute of one another. MRS would remain constant if they could substitute one another perfectly. यानी कि perfect substitute होने से MRS constant होगा. ये तीन वर्ड ख्याल रखेगा. MRS अगर डिक्रीज करेगा तो कॉन्वेक्स होगा IC. MRS अगर इंक्रीज करेगा तो कॉन्केव होगा IC टू ओरिजिन. और MRS अगर कांस्टेंट है तो IC स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा. इस सिचुएशन में टू गुड्स आर होमोजेनियस यानी कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स. और एल शेप्ड IC भी एक्ट होता है.
वो होता है इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो कि अवेलेबल है इन पेयर्स में, जैसे पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ शॉक्स एक्सेट्रा, स्पेक्टिकल्स का 2 आईज एक्सेट्रा, ऐसा टाइप का। तो दैट टाइप ऑफ गुड्स विच आर हैविंग एल शेप्ड आईसी, उस सिचुएशन में भी एमआरएस का अनडिफाइंड सिचुएशंस रहता है। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एमआरएस। आईसी का 5 प्रॉपर्टी था। ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, बिकॉज एक गुड अगर आप ज्यादा लोगे तो दूसरा गुड आपको कम लेना है, बिकॉज यू हैव टू कीप योर सेटिस्फैक्शन लेवल इक्वल। आईसी कॉन्वेक्स होता है बिकॉज ऑफ डीएमआरएस। बहुत बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग का रीजन डीएमआरएस है ना, डीएमआरएस इज द रीजन ऑफ कॉन्वेक्सिटी, यानी कि कर्व का शेप, बट स्लोप ऑफ द कर्व इज बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशन। ख्याल रखना है ये पॉइंट को। 2 आईसी कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, 4 हायर आईसी हायर सेटिस्फैक्शन देगा, और 5 आईसी कभी एक्सेस को टच नहीं करेगा। अगर एक्सेस को टच करेगा, अगेन एक assumption वायलेटेड होगा, देन यू आर कंज्यूमिंग ओनली वन गुड which as per assumption not applicable. तो दिस वेर दी फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इस इंडिफरेंस कर्व का फीचर्स को कंप्लीट करने के बाद अपने लोग देखे थे बजट लाइन बोल के एक कंसेप्ट पढ़े थे, दैट वाज डिफाइनिंग all combinations that a consumer can purchase by spending his entire income given the prices of the two goods. यानी कि prices of the two goods remaining constant, income remaining constant, consumer दोनों गुड का क्या क्या कॉम्बिनेशन परचेस कर सकते हैं। इनसाइड द बजट लाइन सेविंग कर रहा है, आउटसाइड बजट लाइन अनअटेनेबल है, स्लोप ऑफ द बजट लाइन एब्सोल्यूट स्लोप px by py। तो इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन का ये दोनों कंसेप्ट को अगर अपने लोग कंबाइन करते हैं, देन वी गेट द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, मतलब द कंज्यूमर्स मैक्सिमम यूटिलिटी। कैसे मिलेगा? द पॉइंट वेयर द बजट लाइन बिकम्स टेंजेंट टू एन इंडिफरेंस कर्व व्हिच इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। तो उस पॉइंट पे प्राइस रेशियो और एमआरएस दोनों इक्वल होगा, टेंजेंसी पॉइंट, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और ये नेसेसरी कंडीशन है और सफिशिएंट कंडीशन दैट आईसी मस्ट बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, क्योंकि डीएमआरएस अजम्पशन है। तो ये कंसेप्ट के ऊपर बेस करके इंडिफरेंस का एनालिसिस वाज डन, एंड अल्टीमेटली वी केम ऑन टू द थर्ड यूनिट ऑफ दिस चैप्टर व्हिच कंसिस्ट ऑफ सप्लाई। सप्लाई मतलब goods offered for sale by a producer, not the good which is actually sold. डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, कौन कौन फैक्टर्स के ऊपर सप्लाई डिपेंड करता है? फ्रॉम द टॉप क्लॉकवाइज देखते हैं, प्राइस ऑफ द गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड का पर्टिकुलरली बताए थे, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, नेचर ऑफ कंपटीशन एंड साइज ऑफ इंडस्ट्री एंड अदर फैक्टर्स जिसके ऊपर सप्लाई डिपेंड करते हैं। ऑल दिस फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट, विशेष करके इंपॉर्टेंट प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये ख्याल रखेगा, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और नेचर ऑफ कंपटीशन एंड साइज ऑफ इंडस्ट्री, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इलास्टिसिटी का, सप्लाई ऑफ इलास्टिसिटी भी मेजर कैसे किया जा सकता है? पॉइंट इलास्टिसिटी, आर्क इलास्टिसिटी डिमांड की तरह ही है, एब्सोल्युटली सेम, तो इसका डिटेल और नहीं कर रहे हैं। एंड वी हैव रेड आल्सो द डिग्रीज ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देयर आर आल्सो डिमांड इलास्टिसिटी के साथ 5 degrees of price elasticity of supply है। There are 5 degrees of the price elasticity of supply। तो price elasticity of supply का 5 degrees है। Anyway, तो ये particular situations में more elastic supply, less elastic supply, unitary elastic supply, किंतु इसका calculations के समय पे ख्याल रखेगा, more elastic मतलब तो supply का if extended or touching the y axis in its positive direction, लेस इलास्टिक मतलब सप्लाई का भी एक्सटेंडेड इज टचिंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, और इफ एक्सटेंडेड इट इज टचिंग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस। तो ये हो गया तुम्हारा इलास्टिसिटी का मेजरमेंट। इफ द सप्लाई का इफ एक्सटेंडेड टचेस द ओरिजिन इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस, देन इट इज यूनिटरी इलास्टिक। यहां किंतु ख्याल रखनी है कि it is irrelevant whether the supply curve is steeper or flatter starting from origin. Steeper हो, flatter हो, मोटा मोटी हो, 45 डिग्री हो, 75 डिग्री हो, 80 डिग्री हो या 15 डिग्री हो, origin से स्टार्ट किया मतलब ही यूनिटरी इलास्टिक होगा।
ऑलवेज, चाहे वो फ्लैटर स्टीपर कुछ भी हो। पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, जीरो इलास्टिसिटी होगा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, इनफाइनाइट इलास्टिक होगा, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। तो दिस वर दी केसेस। इलास्टिसिटी का कैलकुलेशन आप लोग डिफरेंशिएशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट विल बी ए केस ऑफ पॉइंट इलास्टिसिटी, जहां पे आप लोग TQ/DP वाला फॉर्मूला यूज किए थे इनटू P1/Q1, यानी कि एक पर्टिकुलर सिंगल प्राइस में इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने की प्रयास किए। तो दैट वाज द केस ऑफ इलास्टिसिटी मेजरमेंट। और डिमांड की तरह यहां भी change in supply or change in quantity supplied, which is absolutely same as the case of demand। खाली ख्याल रखनी है यहां पे भी rightward shift मतलब increase in supply, leftward shift मतलब decrease in supply, किंतु movement along the supply curve में, since the supply curve is upward rising, we must notice कि प्राइस बढ़ने से there is a upward movement along the supply curve which should be termed as expansion of supply। किंतु डिमांड के केस में देखो, फिर से बोल रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, क्योंकि डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर हम राइट में जा रहे हैं तो आई एम डिमांडिंग मोर, किंतु सप्लाई के केस में जब हम राइट में जा रहे हैं आई एम मूविंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज इंक्रीज इन सप्लाई। ख्याल रखना है, दैट इज अ डिफरेंस। और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई मतलब इट इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व के केस में इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड है, किंतु डिमांड के केस में व्हेन इट इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट इट इज एक्सपेंशन। ख्याल रखेगा, ये डिफरेंस नोटिस करनी है। तो यहां भी मूवमेंट अलोंग द सप्लाई का मतलब इट्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस, डिमांड की तरह, और चेंज इन और शिफ्ट ऑफ द सप्लाई, चेंज इन सप्लाई मतलब इट इज ड्यू टू चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो दैट इज द केस ऑफ टोटल चैप्टर 2 का डिफरेंट हाईलाइटेड पोर्शंस। We come now into the chapter 3, cost of production and theory of production। पहले ही प्रोडक्शन का डेफिनेशन दिया हुआ था। Now production consists of changing the form of natural resources। That is one point। That means अपने लोग समझते हैं कि फिजिकल प्रोडक्ट्स जो अपने लोग प्रोड्यूस करते हैं बाय चेंजिंग इन फॉर्म ऑफ लॉग ऑफ वुड कन्वर्टेड इनटू अ टेबल एक्सेट्रा, दैट इज टर्म्ड एज प्रोडक्शन बिकॉज इट क्रिएट्स यूटिलिटी व्हेन दैट इज बीइंग चेंज्ड। Similarly to changing the place of the resources from a place where they are little or of no use to another place where they are of great use, that is also termed as production। यानी कि place utility। देखो place utility में you would be finding it out that extraction from earth बोल के तो दिया हुआ है, removal of coal, या suppose मान लीजिए gold and other metals from mines to different areas where they are needed, right? Transferring goods also can create utility, this can also be done। जैसे यहां पे place utility का ये example is also very good। देखो एक बार apples in Kashmir, orchids have of little utility to farmers, but when these apples are transported to markets where human settlements are thick, Delhi में या कोलकाता में, crowded city centers, they afford more satisfaction to greater number of people। So that is a place utility is being created। So these are defined as a type of productive activities। Similarly agricultural activities में भी आप लोग देखते harvested food grains production हो सकता है, और you can even say making use of personal skills in form of services, यानी कि merchants, transport workers, organizers, banks, insurance, they all provide, teachers, doctors, lawyers, they all provide certain amount of services which requires personal skills, and that can also be treated as production। देखो यहाँ पे क्या लिख के रखा है, the fundamental purpose of all these activities is same, namely to create utility in some manner। Thus production is nothing but, this is a very important phrase, highlight कर दिया, creation of utilities in the form of goods and services। Come next is factors of production। कौन कौन factors के ऊपर production depend करते हैं? There are basically 4 factors: labor, land, entrepreneur, capital। 3 ठो passive factor, land, labor, capital, active factor, entrepreneur। Entrepreneur is considered to be most active factor।
नेक्स्ट, लैंड का फीचर्स एक बार देख लेते। इट्स अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड, लैंड इज परमानेंट एंड इज इंडिस्ट्रक्टिबल पावर। किंतु ये पॉइंट अपन लोग बताए थे, इट्स नॉट एग्जैक्टली एक्सेप्टेबल इन टूडेज मॉडर्न वर्ल्ड, ऑल्दो गिवन बाय रिकार्डो। लैंड इज अ पैसिव फैक्टर बोले थे, पैसिव फैक्टर इन द सेंस कि लैंड खुद से कुछ प्रोडक्शन नहीं कर सकते। इफ ह्यूमन बीइंग वर्क्स ऑन लैंड देन इट कैन प्रोड्यूस मैसिव रिजल्ट्स। इमोबाइल ज्योग्राफिकली, मल्टीपल यूज ऑल्टरनेटिव यूज है, और फर्टिलिटी डिफरेंट है, लैंड इज हेटेरोजेनियस। लेबर का डिफरेंट पॉइंट्स कैसे देखो, ब्लॉक्स में दिया हुआ है। लेबर इज एन ह्यूमन एफर्ट, लेबर इज पेरिशेबल, वी कैनॉट स्टोर लेबर। कम नेक्स्ट इज लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर। एक्टिव फैक्टर इन द सेंस की unless labor is applied to any factor, land, capital or capital, it cannot produce anything of itself. Inseparable from the labor, obviously, जो लेबर प्रोवाइड कर रहा है उसको प्रेजेंट रहना जरूरी है। लैंड के लिए ऐसा नहीं है, लैंड का ओनर और लैंड सेपरेबल है, किंतु इनके सब लेबर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, द सर्विस प्रोवाइडर एंड द सर्विस कैनॉट बी सेपरेटेड। Labor power differs from labor to laborer, obviously, because all labors are not of same skill. All labor may not be productive. A person is putting up an effort, but his results may turn out to be zero. ऐसा हो ही सकता है। Labor has poor bargaining power, obviously, किंतु ट्रेड यूनियन अगर दल बल मिल के गया एक साथ मालिक से कुछ मांगने के लिए, then they have a strong bargaining power. But individual labor के लिए bargaining power is zero. Labor is mobile, geographically, occupationally, दोनों तरीके से। There is no rapid adjustment of supply of labor to the demand for it. Obviously, कैसे देखो, लेबर का सप्लाई मैक्रो इकोनॉमिक सेंस में टोटल कंट्री में लेबर सप्लाई इंक्रीज करते करते थोड़ा टाइम लगता है। बिकॉज अगर सपोज मान लीजिए इफ पीपल आर मोर पीपल आर चिल्ड्रन इन ए कंट्री लेस देन 15 years or 18 years of age, it may take time to reach the age of 18 years, then they become adult and ultimately they join the workforce of the country or the labor force of the country. So ratarati you cannot say that labor force of the country can be increased. It takes time. There is no rapid adjustment. That is important. Come next is choice between the hours of labor and hours of leisure. That means लेबर का सप्लाई का बैकवर्ड बेंडिंग होता है। वो एक्सेप्शन ऑफ सप्लाई में आप लोग एक जगह जस्ट पहले बोले थे, आज के हाईलाइट क्लासेस में वी हैव नॉट स्पोकन टू दैट एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई, कि इंसान जब ज्यादा कमाते हैं तो लेजर प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ वर्क, तो दिस मेक्स अ लेबर सप्लाई का बैकवर्ड बेंडिंग। तो दिस आर दी फीचर्स ऑफ लेबर। ये याद रखेगा पॉइंट्स को। एमसीक्यूज का क्वेश्चन भी दे सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर। कम नेक्स्ट, कैपिटल। कैपिटल का टाइप्स में अपने लोग देखते हैं। दिस पॉइंट्स मेरे को लगता है, एक तो है फिक्स्ड कैपिटल, एक तो है रियल कैपिटल और टैंजिबल कैपिटल। ये तीनों ऑलमोस्ट देखेगा इट्स सेम टाइप। फिक्स्ड कैपिटल मतलब इट कैन बी मशीन्स, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। रियल कैपिटल ऑल्सो दिस गुड्स, लैंड एक्सेट्रा, विच इज थिंग, एंड टैंजिबल दैट यू कैन टच, ये पर्टिकुलर थिंग ऑलमोस्ट सेम। Social capital, individual, circulation capital, human capital is a little different. तो ऐसे different types of capitals है, ये भी ख्याल रखना है। Social capital मतलब basically the goods which are not individually owned, these are basically owned by collectively by the government, जैसे कि bridges, roads, etc., which is railways, which is not anybody's private property, it's a public property, it's belong to the country or the government itself. Government मतलब for the people, by the people, etc. So that is a social capital. Human capital मतलब it's basically the human being which is worked as a labor force, यानी कि जो जॉब कर सकता है और जो जॉब कर रहा है, employed and unemployed दोनों मिला के becomes the human capital of the country. Come next is objectives of the firm. Firms करना क्या चाहते हैं? What is the objective of the firm? Firm का objective क्या है? एक बार देख लेते हैं। The objective of the firms, in case of firms objectives, अपने लोग देखते हैं एक बार।
पहला ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, फर्स्ट ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स है तो है राइट, ऊपर में ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म में यहां पे देखो ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स दिया हुआ है। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स मतलब द फर्म इज बेसिकली वांटिंग टू गेट नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इट वांट्स टू गेट नॉर्मल प्रॉफिट, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स में द बेसिक मिनिमम ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स मतलब टू गेट मैक्स एटलीस्ट नॉर्मल प्रॉफिट। इसके बाद अपन लोग देखते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब द फर्म्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन मैक्सिमम प्रॉफिट। ये वाला पॉइंट अंडरलाइन करते हैं, द फर्म डिटरमाइंस द प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी इन सच अ वे एज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। यहां पे देखो इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एंड एम्प्लॉइज आर आल्सो इंटरेस्टेड इन ए प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज। द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव हैज बीन सब्जेक्ट टू सीवियर क्रिटिसिज्म, किंतु दिस ऑब्जेक्टिव हैज बीन क्रिटिसाइज्ड। कैसे क्रिटिसाइज्ड ना, एक नंबर बहुत सारे, जैसे बाउमल्स थ्योरी बोलता है कि मेनी पीपल वांट्स टू मैक्सिमाइज सेल्स मैक्सिमाइजेशन करना चाहते हैं। बहुत जन बोलता है कि रिस्क मिनिमाइजेशन करेगा या कॉस्ट मिनिमाइजेशन करेगा। जैसे Seat and March suggest that 4 possible functional goals in addition to profit goal, namely production goal, inventory goal, sales goal, market share goal, etc. ये भी बोल सकता है। इसके बाद है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या क्या दिखा रहा है, देखिए, टू मेंटेन ए कंटिन्यूअस एंड सफिशिएंट सप्लाई ऑफ अनएडल्टरेटेड गुड्स, यानी कि गवर्नमेंट स्पेसिफाइड गुड्स, अनएडल्टरेटेड गुड्स मतलब लीगली स्पेसिफाइड गुड्स एंड आर्टिकल्स ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी शुड बी प्रोवाइडेड। यानी कि सीधा बात है, इंसान को ठकाएगा नहीं, दैट हैज टू बी एंश्योर्ड। फर्म शुड डू दिस ऑब्जेक्टिव। बड़ा बड़ा फुटानी खली, ऐसा तो कोई साधु नहीं है कि दे विल बी प्रोवाइडिंग आउट ऑल दी करेक्ट गुड्स टू एवरीबडी, नो, दैट कैन नॉट बी। बिजनेस में थोड़ा बहुत ऐसा बदमाशी होता ही रहता है। सेकंड बुलेट्स में लिखा हुआ है टू अवॉइड प्रॉफिटियरिंग, यानी कि ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, ये भी कोई सोशल ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है। एंड एनी एंटी सोशल प्रैक्टिसेस टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल इन द सोसाइटी, दे मस्ट बी प्रोवाइडिंग सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट or to ensure that enterprises output does not cause any type of pollution, यानी कि एयर, वाटर और नॉइज पोल्यूशन। देखो भाई, प्रोडक्शन करने से कुछ तो पोल्यूशन होता ही है। आप क्या कर सकते हो, आप बोल दिए कि नॉट कॉज एनी पोल्यूशन, एब्सर्ड है। आपको कोशिश करनी है कि आप अपने पोल्यूशन लेवल को कम करोगे, तो दैट कैन बी ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड फेयर डील टू द एम्प्लॉइज एट डिफरेंट लेवल्स, यानी कि आपका पे ठीक ठाक होनी चाहिए एम्प्लॉइज लोग को, यानी कि कोई अंडर पेड नहीं होनी चाहिए। यहां भी देयर आर मेनी शॉर्टकमिंग्स। नेक्स्ट कम्स टू डेवलप न्यू स्किल्स एंड एबिलिटीज, यानी कि आप ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने की कोशिश करोगे। थर्ड बुलेट में लिखा हुआ है टू प्रोवाइड एम्प्लॉइज एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग सो दैट दे फील एज ए पार्ट ऑफ द फैमिली इन द प्रोडक्शन यूनिट एंड इफेक्टिवली ट्राई टू यूज देयर स्किल्स। और फोर्थ बुलेट टू मेक द जॉब कंटेंट्स इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग इफ द एंटरप्राइज इज कॉन्शियस ऑन इट्स ड्यूटीज टुवर्ड्स इट्स एम्प्लॉइज। इसके बाद आते हैं नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। नेशनल ऑब्जेक्टिव्स में फर्म क्या क्या करना चाहेगा, टू रिमूव इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोवाइड फेयर अपॉर्चुनिटी टू ऑल टू वर्क एंड टू प्रोग्रेस। नेक्स्ट बुलेट में टू प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रायोरिटीज, नेशनल प्रायोरिटीज के हिसाब से फॉर्म प्रोडक्शन करेगा। टू हेल्प द कंट्री बिकम सेल्फ रिलायंट एंड अवॉइड डिपेंडेंस ऑन अदर नेशंस। टू ट्रेन, जिसको तुम लोग बोल सकते हैं आत्मनिर्भर, हम शायद बोले भी थे जूम्स क्लासेस में। और फोर्थ बुलेट में टू ट्रेन यंग मेन एज अप्रेंटिसेस एंड दस कंट्रीब्यूट इन स्किल फॉर्मेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। किंतु फार्म तो ये सब चीज करना चाहते हैं, किंतु ये सारे चीज करने के लिए फार्म का कुछ रुकावट आ सकता है। देयर कैन बी सम कंस्ट्रेंट, दैट इज द वर्ड व्हिच इज बीइंग यूज्ड, मेनी फैक्टर्स इन फुलफिलिंग दोस ऑब्जेक्टिव्स।
जिसमें से एक है लैक ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। फार्म का नॉलेज और इंफॉर्मेशन में डिफिकल्टी हो सकता है। ये हो सकता है लैक ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हो सकता है देयर मे बी अदर कंस्ट्रेंट्स सच एज रेस्ट्रिक्शंस इंपोज्ड इन द पब्लिक इंटरेस्ट बाय द स्टेट ऑन द प्रोडक्शन प्राइस एंड मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स, यानी कि गवर्नमेंट किसी भी तरह रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकता है, ये सब ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना उस समय क्वेश्चनेबल हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चरल इनएडिक्वेसीज जैसे कि पावर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रोड्स, वेयर हाउसेस डिफिकल्टीज हो, दीज आर बेसिकली सप्लाई चेन बॉटलनेक्स, यानी कि डिफिकल्टीज इन सप्लाई चेन में डिफिकल्टीज। और चेंजेस इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, ऑब्वियसली कंट्री का बिजनेस और इकोनॉमिक कंडीशंस में अगर चेंजेस आ गया, कोविड-19 जैसा सिचुएशन आ गया, अफगानिस्तान जैसा सिचुएशन आ गया, देन इट इज अ केस ऑफ डिफिकल्टीज इन सिचुएशंस ऑफ फुलफिलिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस। कम्स नेक्स्ट इज एंटरप्राइजेस प्रॉब्लम्स। क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है? प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव, यानी कि कौन सी ऑब्जेक्टिव फुलफिल करेगा, और कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। एक में तुम बोल रहे हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, दूसरा बार बोल रहे हैं मेरे को सोशल ऑब्जेक्टिव, नेशनल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल करनी है। अरे कैसे होगा भाई? एक तरफ तुम प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग करेगा, एक तरफ तुम समाज सेवा करेगा, दोनों एक साथ नॉट पॉसिबल। आइदर समाज सेवा करो या प्रॉफिट करो, दोनों एक साथ नॉट पॉसिबल। रिलेटिंग टू प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट इन ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड, प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू लोकेशन एंड साइज ऑफ द प्लांट, लोकेशन एंड साइज ऑफ द प्लांट, यानी कि कौन सी जगह पे आपका प्लांट लोकेट होने चाहिए। इट शुड बी नियरर टू हाईवेज, नियरर टू सिटीज, सो दैट यू कैन एक्सेस टू बैंकिंग सिस्टम, इंश्योरेंस सेक्टर एक्सेट्रा। साइज ऑफ द प्लांट, आर यू ऑपरेटिंग इन द स्मॉल स्केल साइज और टू द लार्ज स्केल साइज, इसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं। इसके बाद प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू सिलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फिजिकल फैसिलिटीज, यानी कि कौन सी टेक्निक अपनाएगा, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, ऑर्गेनाइजिंग फिजिकल फैसिलिटीज। ऑर्गेनाइजिंग फिजिकल फैसिलिटीज मतलब लेआउट, कैसा डिजाइन करोगे आप अपने टेक्नोलॉजी को, सो दैट यू कैन गेट द ऑप्टिमम प्रोडक्शन एट द मिनिमम कॉस्ट। प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू फाइनेंस, आपको कहां से फाइनेंस डिटरमाइन करना है, यानी कि यू हैव टू मेक अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, यू हैव टू मेक कॉस्ट असेसमेंट, you need to make the correct amount of investments that can give you an expected return. प्लस आपको यह भी देखनी है कि आपका जो सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्म्स है, जो आपके कंपिटिटर्स है, वो लोग कितने अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट किया और कैसा रिटर्न्स उन लोगों को मिल रहा है, ये भी फाइनेंस का प्रॉब्लम बनता है। कम नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब यू शुड बी डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिपार्टमेंट वाइज, कोऑर्डिनेशन करनी है, अथॉरिटी का कंट्रोल भी देखना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी देना है अपने सबऑर्डिनेट्स को, एक्सेट्रा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कम नेक्स्ट इज प्रॉब्लम रिलेटिंग टू मार्केटिंग। आप कहां अपने प्रोडक्ट को सेल करोगे, वेदर यू हैव टू सेल इट लोकली, नेशनली, रीजनली, इंटरनेशनली, ये भी डिसाइड करनी है। ये डिपेंड करता है 4 पीस के ऊपर, अपने लोग पहले बोले थे, जिसमें से एक है प्रोडक्ट, एक है प्रमोशन ऑफ योर प्रोडक्ट, एक है प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट, और एक है प्लेस, यानी कि आप कौन सी जगह पे अपने मार्केटिंग करोगे। तो 4 पीस एक्सप्लेनिंग योर मार्केटिंग डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटीज में आता है टैक्स पेमेंट। इंडिया जैसा कंट्री, अभी तो रिसेंटली जीएसटी आ गया है बोल के, मेनी टैक्सेस हैव बीन सबज्यूम्ड इनटू अ सिंगल टैक्स। नहीं तो पहले 1000 तो टैक्स भरना पड़ता है, 1000 तो ऑफिस में जाकर रिटर्न भरना पड़ो, इट्स कॉम्प्लिकेशन प्रोसेस। बट स्टिल जीएसटी इज स्टिल नॉट सिंपल, इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। प्लस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस भरना है, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, सेल्स टैक्स भी है, वैट भी है, डिफरेंट कमोडिटीज के ऊपर अभी भी जीएसटी का तो फाइलिंग करना ही है, प्लस रिकॉर्ड मेंटेनेंस रखना है, प्लस वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट टाइम टू टाइम चेंज करते हैं, उसके ऊपर खबर रखनी है, प्लस उसको फॉलो अप भी करना है। तो दिस लीगल फॉर्मेलिटीज वी मस्ट बी कीपिंग इन माइंड। एंड अल्टीमेटली वी हैव इंडस्ट्रियल रिलेशंस का प्रॉब्लम। इंडस्ट्रियल रिलेशन का प्रॉब्लम्स मतलब इट इज नॉट गिवन इन द पीपीटी। इंडस्ट्रियल रिलेशंस का प्रॉब्लम मतलब वर्कर प्रॉब्लम्स, जैसे कि ट्रेड यूनियन एजिटेशन एक्सेट्रा, दैट शुड आल्सो बी केप्ट इन माइंड
फाइन। अब आते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट क्या क्या assumptions के ऊपर प्रोडक्शन फंक्शन इज ड्रॉन। फर्स्ट assumption है स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ये फर्स्ट है। सेकंड, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी यू कैनॉट चेंज। थर्ड, मैक्सिमम आउटपुट, यानी कि जो इनपुट कॉम्बिनेशन आपने यूज करोगे यू शुड बी गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट। तो दिस थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपका प्रोडक्शन फंक्शन रिलेट्स टू ए टाइम पीरियड, देयरफॉर इट इज अ फ्लो कंसेप्ट। देयर इज ए गिवन टेक्नोलॉजी व्हिच यू कैनॉट चेंज and the output that you are obtaining is the maximum level of output, and therefore this becomes the correct definition of the production function. The relationship between maximum amount of output that can be produced and the input required to make that output, it is defined for a given state of technology, that is the maximum output. Obviously you are using the best technology because you are producing the maximum output that can be produced with given quantities of inputs under a given state of technical knowledge. Samuelson का definition है। शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन प्रोडक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन मतलब द प्रोडक्शन फंक्शन विच डिनोट्स द चेंजेस इन द लेवल ऑफ आउटपुट ड्यू टू अ चेंज इन एनी वन फैक्टर, rest all other factors remaining constant. That means factor proportion becomes variable. आपने आउटपुट का चेंज करना चाहते हो looking at change in one of the factors, keeping all other factors constant. But in case of long run production function, it shows the quantities that can be produced when all factors are variable. Not only variable, they are changed in equal ratio. That means it's a case of returns to scale. ये वाला important है। यानी कि long run production function is a concept which is a subject matter or deals with returns to scale, but short run production function is a concept which is a subject matter of returns to factor, यानी कि law of variable proportion. Anyway, इसके बाद थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का यूनिट 1 चैप्टर 3 में अपने लोग एक फेमस कॉप-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन देखे थे। ए फेमस कॉप-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, ए फेमस स्टैटिस्टिकल प्रोडक्शन फंक्शन व्हिच इज बेस्ड ऑन अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर बेस करके कॉब और डगलस ने एक प्रोडक्शन फंक्शन बनाए थे। ये पगलेट लोग का काम धाम तो था नहीं। They created problem for people appearing for CA foundation courses. This American manufacturing industries के ऊपर study करके they have given a perfect algebraic expression of a particular production function which is popularly termed as Cobb-Douglas production function, where K denotes constant, L denotes labor and C denotes capital. ये noting करके रखेगा, it's written below. And this line is very important, इसको ख्याल रखेगा। This production function explains that it is concluded that 3/4 labor contributed about 3/4. This is very important. Labor का contribution कितना और capital का contribution कितना, ये एक साल का question में पूछा था, ये याद रखेगा। इसका मतलब ये एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का बात कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में which is basically labor intensive, क्योंकि लेबर का कंट्रीब्यूशन 3/4 75%, कैपिटल का कंट्रीब्यूशन 1/4 यानी कि 25%। तो दैट मींस इट्स अ लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। कॉब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज डिजाइन्ड टू एक्सप्लेन रिटर्न्स टू स्केल। अगर इसको अपने लोग इस तरह से एक्सप्लेन कर दिए, यानी कि ए और बी कर दिए, अगर ए बी ग्रेटर देन 1 तो इट इज IRS, अगर ए बी इक्वल टू 1 देन इट इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, इफ इट इज लेस देन 1 देन इट इज डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये ख्याल रखेगा। 3 ठो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटर्न्स टू स्केल एक्सप्लेन किया जा सकता है। कम नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट था। outlay cost, direct or traceable cost, indirect or non-traceable cost, incremental cost and sunk cost, इसको काट देते हैं, it's wrongly being given। और historical cost, replacement cost, outlay cost, इसमें से तुम लोग ये वाला थोड़ा सा अच्छे से देख के जाएगा, historical cost और replacement cost किसको बोलते हैं। Come next is cost function। Cost functions मतलब basically we can say that C is a function of Q, यानी कि क्वांटिटी प्रोडक्शन अगर तुम चेंज करोगे तो कॉस्ट आपका चेंज होगा। इनफैक्ट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन दिस कॉस्ट फंक्शन खाली क्वांटिटी नहीं,
देखो इन ए कॉस्ट फंक्शन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज द यूनिट कॉस्ट. ये जो यूनिट कॉस्ट है दैट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल. Unit cost or total cost. Money, it can be total cost, it can be average cost, it can be marginal cost, any concept of the cost. But the independent variables are price of the factor, size of the output, any other relevant phenomena which has a bearing on cost. Right? जैसे कि टेक्नोलॉजी, लेवल ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, एफिशिएंसी, टाइम पीरियड, ये सब चीज के ऊपर कॉस्ट डिपेंड करते एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज लॉन्ग रन का कॉस्ट फंक्शंस इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं. इन इकोनॉमीज वर्ड का मतलब एडवांटेजेस, डिसइकोनॉमीज वर्ड का मतलब डिसएडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन. जब फार्म्स प्रोडक्शन करते हैं लार्ज स्केल में, उसका एडवांटेज भी हो सकता है, डिसएडवांटेजेस भी हो सकता है. इंटरनल इकोनॉमीज में क्या क्या है ये ख्याल रखना है. इन टेक्निकल, मैनेजरियल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, रिस्क बेयरिंग, नाम याद रखने से ही चलेगा. इसका डिटेल्स जनरली नहीं देता है. आई हैव नॉट सीन, अभी तक नहीं दिया. और इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन में भी एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज मतलब क्या क्या. एक्सटर्नल मतलब यू आर गेटिंग एन एडवांटेज फ्रॉम आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ द फर्म. आपको चीपर रॉ मटेरियल मिल रहा है, आपका टेक्नोलॉजिकल एडवाइस मिल रहा है फ्रॉम आउटसाइड कंट्री या इनसाइड कंट्री फ्रॉम अ डिफरेंट सोर्सेस. डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड लेबर, कंट्री का लेबर स्किल्ड हो रहा है तो यू कैन गेट एडवांटेज ऑफ दैट इफ यू आर ए प्रोड्यूसर. ग्रोथ ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्रीज मतलब एडजॉइनिंग इंडस्ट्रीज जो कि स्पेयर पार्ट सप्लाई कर रहा है, अगर वो ग्रो कर रहा है तो उससे भी आपको एडवांटेज मिल सकती है. बेटर ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज, यहां भी आपको एडवांटेज मिलेगा. इंफॉर्मेशन का भी इकोनॉमीज में मिल सकता है. तो दैट इज व्हाट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज दैट वी आर गेटिंग. एनीवे, इसी चीज के ऊपर बेस करके फर्स्ट यूनिट ऑफ चैप्टर 3 में अपने लोग रिलेशनशिप पर थे. टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट का, which was definitely termed as returns to factor, यानी कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. और इस लॉ का वेरियस रीजंस जिसके ऊपर बेस करके अपने लोग देखे थे कि स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शंस वर डिफाइंड. एक एवरेज प्रोडक्ट डिफाइन किए थे, मार्जिनल प्रोडक्ट डिफाइन किए थे, टोटल प्रोडक्ट डिफाइन किए थे. 3 स्टेजेस पढ़े थे. 3 स्टेजेस का नाम था स्टेज 1 इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर, स्टेज 2 डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर, स्टेज 3 नेगेटिव रिटर्न टू ए फैक्टर. यानी कि स्टेज 1 में एवरेज प्रोडक्ट वाज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग. स्टेज 1 वाज एंडिंग व्हेन एवरेज प्रोडक्ट रीचेस मैक्सिमम. Marginal product remains above the average product in stage 1. Stage 1 में total product was first increasing at an increasing rate, then increasing at a diminishing rate. और इसके बाद अपने लोग देखे थे कि in case of diminishing return to a factor, average and marginal product both decreasing, but none of them was negative. In fact, average product कभी negative नहीं हो सकता, marginal product negative हो सकता है, किंतु diminishing return में marginal product was never negative. In stage of diminishing return, माने stage 2 में total product was increasing at a diminishing rate. Stage 3, total product falling, average marginal both falling, but marginal negative, but average can never be zero or negative. तो ये interrelation था. This stages किस लिए होता है, इसका causes is also important. Causes of increasing return, causes of diminishing return, causes of negative return, जो अपने लोग को बॉल पॉइंट पेन वाला एग्जांपल से डिस्कस किए थे. इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर, एफिशिएंसी एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ द लेबर एक्सेट्रा, जिसके चलते इंक्रीजिंग रिटर्न होता है. द मोस्ट डिजायर्ड स्टेज ऑफ ऑपरेशन इज डेफिनेटली नॉट स्टेज 1, नॉट स्टेज 3, इट इज स्टेज 2. एंड स्टेज 2 में इसलिए फर्म ट्राइज टू गेट इट्स ऑप्टिमम टाइप ऑफ प्रोडक्शन. इसके बाद ये शॉर्ट रन का डिस्कशन करने के बाद दैट वाज 3 कांसेप्ट बेस्ड ऑन दी प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट्स का 3 टाइप था, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट. टोटल प्रोडक्ट मतलब फर्म का टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड. एवरेज प्रोडक्ट मतलब पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर कितना प्रोडक्शन हो रहा है. सपोज मान लीजिए 10 लेबर मिल के 50 यूनिट प्रोडक्शन किए, गिवन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ फिक्स फैक्टर, तो पर लेबर 5 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है, तो दिस 5 इज टर्म्ड एज एवरेज प्रोडक्ट. और अगर 10 लेबर 50 यूनिट का प्रोडक्शन किए और 11 लेबर्स 57 यूनिट्स का प्रोडक्शन किए, तो एक्स्ट्रा जो 7 यूनिट बना बाय द 11th लेबर, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट. यानी कि एडिशनल टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू 1 एडिशनल वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉयड, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट.
ये एनालिसिस करने के बाद वी हैव डन आउट द केस ऑफ विच इज टर्म्ड एज returns to scale. Returns to scale मतलब the effect on output when all factors are changed in equal proportion. यानी कि सारे फैक्टर को तुमने सेम परसेंटेज से इंक्रीज किया such that ratio remains constant. यहां 3 टाइप ऑफ रिटर्न पॉसिबल है. एक IRS था, एक CRS था, एक DRS था. IRS के केस में rate of increase in output is greater than the rate of increase in input. इस सिचुएशन पे आपका इकोनॉमीज विल बी मोर देन डिस इकोनॉमीज, यानी कि एडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन विल बी मोर देन द डिसएडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन. ऐसा सिचुएशन पे एवरेज कॉस्ट कर्व्स लॉन्ग रन पे अपने लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इट्स जनरली डाउनवर्ड स्लोपिंग अंडर द केस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, बिकॉज सिंस योर रिटर्न्स आर इंक्रीजिंग यू एक्सपेक्ट योर एवरेज कॉस्ट टू फॉल. सिमिलरली decreasing returns, DRS, decreasing returns to scale में the rate of increase in input is more than the rate of increase in output. इसका मतलब अगर इनपुट 50% इंक्रीज किया तो आउटपुट हो सकता है 40% इंक्रीज करेगा, यानी कि लेस देन 50% इंक्रीज करेगा. इस सिचुएशन पे वी एक्सपेक्ट कि आपका डिस इकोनॉमीज वुड बी ग्रेटर देन योर इकोनॉमीज. इकोनॉमीज विल बी less than diseconomies. और third type of return, CRS, constant returns to scale. Constant returns to scale में we expect that there will be equal rate of increase, यानी कि input जो rate से increase करेगा, output will also increase at the same rate. यानी कि input अगर 50% rate से increase किया तो output will also increase at the rate of 50%. तो दोनों इक्वल रेट से इंक्रीज करेगा. देन इट इज अ केस ऑफ सीआरएस. और डीआरएस के केस में द एवरेज कॉस्ट कर्व इन द लॉन्ग रन इज एक्सपेक्टेड टू बी अपवर्ड राइजिंग, बट इन केस ऑफ सीआरएस द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज एक्सपेक्टेड टू बी रिमेनिंग कांस्टेंट. दैट मींस अगर आप ज्यादा भी प्रोडक्शन करोगे या कम भी प्रोडक्शन करोगे, आपका एवरेज कॉस्ट रिमेन्स एब्सोल्युटली constant. That means long run average cost curve is a horizontal straight line. तो ये केसेस किया अपना इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज का केस का. दैट इज द टोटल केस ऑफ प्रोडक्शन का यूनिट 1.